बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग पब्लिक, मैं आपको खुशामदीद कहूँगी। मैं हूँ अर्मिला हसन। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, आपकी सुबह अच्छी हुई होगी। और अगर आपने सुबह ट्विटर नहीं देखा तो आपकी सुबह बहुत अच्छी हुई होगी। अब पता नहीं क्या हुआ आज मुझे, मैंने क्या सोचा ज़िंदगी में कि मैं उठकर सुबह ट्विटर यानी एक्स देखूँगी। और जब मैंने उसको देखा तो मुझे लगा कि इस मुल्क में कुछ भी ठीक नहीं है, इंटरनेशनली भी कुछ ठीक नहीं है, पता नहीं क्या हो रहा है इस दुनिया में। लेकिन उसके बाद फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि यहाँ पर इतनी सारी चीज़ों को एग्जैजरेट करके बताया जाता है। लेकिन स्टिल जी, कल जो इम्पॉर्टेंट एक ख़बर थी उस पर हम बात करेंगे। अमरीकी जो रियासत है वाशिंगटन, उसमें वाइट हाउस के करीब नेशनल गार्ड के 2 एहलकारों को गोली मार दी गई। अमेरिकन मीडिया के मुताबिक एक मुसल्ला शख्स ने अचानक नेशनल गार्ड के एहलकारों पर फायरिंग की, जिसके नतीजे में दोनों एहलकार शदीद जख्मी होकर हॉस्पिटल उनको मुंतकिल किया गया। उनकी हालत भी तशवीशनाक बताई जा रही है। वाक़े के फौरी बाद व्हाइट हाउस को हंगामी तौर पर लॉकडाउन कर दिया गया, जबकि इलाके में भारी जो पुलिस है, नफरी है, वो भी तैनात कर दी गई है और शहरियों को जो इतराफ़ है उससे दूर रहने की भी हिदायत की गई है। हुकाम ने जी हमला आवर को गिरफ्तार करके इसकी शिनाख्त 29 साला अफगान निजात शख्स के तौर पर कर ली। और वाक़े ने न सिर्फ ओवरऑल स्टेट के अंदर एक खौफ व हरास फैलाया है, बल्कि वफाकी सतह पर भी हंगामी रद्द-ए-अमल आया है, जहाँ पे जो प्रेसिडेंट ट्रंप हैं उनको सूरत हाल से फौरी तौर पर आगाह भी किया गया। और अमेरिकन जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने वाशिंगटन डीसी में 500 जो इजाफी एहलकार हैं उनको भी तैनात कर दिया है। ये वाक़या जी जो फेडरल इदारे हैं उनकी जानिब से सिक्योरिटी मजबूत बनाने के ऐलान के साथ वाशिंगटन की फ़ज़ा को भी समहाउ कुछ तशवीशनाक की है कि अचानक से ये हमला होना और फिर उस शख्स का आइडेंटिफाई होना। सो ये कुछ कल की इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट थी, हमने सोचा आपसे बात की जाए। आगे बढ़ते हैं जी, अब पाकिस्तान में बेरोज़गारी के हवाले से बात करेंगे। बेरोज़गारी की जो बढ़ती हुई शरह है, अब सिर्फ एक माशी जो इशारिया या आदत नहीं है, बल्कि एक समाजी अलार्म भी है, जो ये बता रहा है कि बढ़ती हुई आबादी का जो दबाव है उसके मुकाबले में रोज़गार के मौके कम होते जा रहे हैं। हालिया लेबर फोर्स सर्वे 2024-25 के मुताबिक बेरोज़गारी की शरह 6.3 से बढ़कर 7.1 यानी पाकिस्तान में तकरीबन 80 लाख लोग आज भी काम की तलाश में हैं। इट्स अ ह्यूज नंबर जी। ये सर्वे समहाउ ये भी वाज़े करता है कि अगरचे मुल्क की जो 43% आबादी है वो वर्किंग एज में है, मगर 53.8% जो गैर फाल आबादी है हमारे ओवरऑल सिस्टम को बहुत ज़्यादा स्लो कर रही है। इसके साथ साथ सर्विसेज की बात की जाए, ज़राअत की बात की जाए, सनत की बात की जाए, रोज़गार का बड़ा फ़र्क भी समहाउ पॉलिसी मसाइल की तरफ इशारा करता है। औसत जो उजरत है उसमें इजाफे के बावजूद जो कुव्वत ख़रीद है वो कम होना भी समहाउ एक बहरान का पेश ख़ैमा है। पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ रोज़गार की फराहमी एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुकी है, आगे किस सिमत में पॉलिसीज़ की ज़रूरत है, इस पर आज हम बात करेंगे कि इस बढ़ती बेरोज़गारी के जो हकीकी असर है वो क्या है और इसको हम कैसे सॉर्ट करने की या इसके ऊपर तमाम तर चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश कर सकते हैं। डॉक्टर खालिद वलीद हमारे साथ मौजूद है, माहिर मईशत हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का। ये जो नंबर्स आए हैं सर्वे में भी, मैं चाहूँगी थोड़ा सा आप भी अपने एक्सपर्टीज़ के हवाले से हमें बताइएगा कि ये शरह का बढ़ना, बेरोज़गारी का बढ़ना और फिर जाहिर है हर चीज़ इंटरलिंक्ड है आपस में। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। वाकई बड़ा हैरान कुन और तशवीशनाक है पाकिस्तान के लिए बेरोज़गारी का बढ़ना, क्योंकि पाकिस्तान की जो इकॉनमी है, पाकिस्तान की इकॉनमी में अगर आप पॉपुलेशन का कंपोजिशन देखें तो 60% से ज़्यादा यूथ है पाकिस्तान में। तो हमारे पास एक डेमोग्राफिक ट्रांजिशन जो है वो हो रही है, डेमोग्राफिक डिविडेंड हमें जो है वो रीप करना चाहिए था, लेकिन उसको हम रीप नहीं कर पा रहे हैं। उसको रीप किस तरह से किया जा सकता था? उसको रीप इस तरह से किया जा सकता था कि पाकिस्तान का जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है उससे ज़्यादा आपको एम्प्लॉयमेंट जनरेट करनी थी। आपको पॉपुलेशन से ग्रोथ रेट से ज़्यादा आपको इकोनॉमिक ग्रोथ रेट रखना था, जो कि हम मेंटेन नहीं कर पाए। उसकी वजह से अब आपका जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो बढ़ना शुरू हो गया है, क्योंकि आपकी इकोनॉमी में लोग ज़्यादा आ रहे हैं, आपकी इकोनॉमी में लेबर ज़्यादा आ रहा है, लेकिन आप उस लेबर को अब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे अपनी मैशत में। उसको किस तरह से अब्जॉर्ब किया जा सकता है? उसको आपको जॉब क्रिएशन करनी है, और जॉब क्रिएशन का मतलब हरगिज ये नहीं है कि हुकूमत को नौकरियां देनी है। हुकूमत को सिर्फ और सिर्फ एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट देना है। उस एनवायरनमेंट में आपकी यूथ ने ऐसे तरीके इजाद करने हैं, एंटरप्रेन्योरशिप के थ्रू, इनोवेशन के थ्रू,
क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन के थ्रू, ताकि नए नए मौके पैदा हो सकें और हम अपने जो ट्रेडिशनल सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी है, जैसे आपका एग्रीकल्चर सेक्टर है, आपकी कुछ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज हैं, टेक्सटाइल हो गया, और आपका जो सर्विसेज सेक्टर है, उससे हट के आप जॉब्स जो है वो क्रिएट कर सकें। अगर आप पाकिस्तान की इकोनॉमी में जीडीपी का रेशो देखें, तो हम्म। कुछ अर्सा पहले तक आपका जो एग्रीकल्चर सेक्टर था, आपकी जो स्मॉल मीडियम इंडस्ट्रीज थी, वो डोमिनेट सेक्टर थी। लेकिन 1990s के बाद एकदम से हमने क्वांटम लीप लिया। हम एग्रीकल्चर इकोनॉमी से डायरेक्ट सर्विसेज इकोनॉमी पे शिफ्ट हो गए। इसका मतलब यह है कि आपकी इकोनॉमी में 60% सर्विसेज का हिस्सा है, हम्म। जबकि आपकी जो स्टेबल इकोनॉमीज होती हैं उसमें इंडस्ट्री का हिस्सा ज़्यादा होता है एग्रीकल्चर के बाद, या एग्रीकल्चर दूसरे नंबर पे होता है, इंडस्ट्री पहले नंबर पे होता है। लेकिन पाकिस्तान ने ये जो एग्रीकल्चर में सर्विसेज सेक्टर में एक क्वांटम लीप लिया, इसकी वजह से एक तजाद पैदा हो गया मुल्क में। अब अगर आप एम्प्लॉयमेंट रेशियोज को देखें, तो आपका जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो अराउंड 40% लेबर फोर्स को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है, जबकि उसका जो मईशत में हिस्सा है वो सिर्फ और सिर्फ 18% है। इसका मतलब ये है कि आपके लोग 40% लोग मिलके 18% ऑफ द जीडीपी प्रोड्यूस करते हैं, जो कि अनप्रोडक्टिव भी है। तो या। हमें एक तो ये कि साथ साथ में क्वांटिटेटिव टर्म में जॉब्स को क्रिएट करना है, साथ में हमें क्वालिटेटिव टर्म में भी जॉब्स को इस तरह से इन्हांस करना है कि वो नॉलेज क्रिएशन का, इंडस्ट्रियल ग्रोथ का, और आपकी इकोनॉमी में ओवरऑल प्रोडक्टिविटी का बायस बन सकें, जो कि हम नहीं कर पाए। तो ये एक मेजर मिसिंग लिंक है जिसको पाकिस्तान को समझना होगा। एक तो ये कि आपको क्वांटिटी ऑफ जॉब्स बढ़ानी है, और सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं, प्राइवेट सेक्टर्स में भी, ताकि एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप हो सके, यूथ नए नए तरीके निकाल के जो है वो अपने आप को रोजगार मुहैया कर सके। और दूसरा, आपको क्वांटिटी ऑफ जॉब को भी बढ़ाना है ताकि आपकी मईशत की जो क्वालिटी है वो बढ़ सके। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी आपने बात की है क्वालिटी एंड क्वांटिटी। अब मेरा सवाल ये है, क्योंकि जाहिर है जब हम हर चीज़ को आपस में कनेक्ट करते हैं, इकॉनमी एक प्रॉपर इकोसिस्टम है जिसको हर चीज़ ने आपस में साथ लेकर चलना है। अब आपने बात की कि हम जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करें, बट मेरा पॉइंट यहाँ पे ये है कि जब हम प्राइवेट सेक्टर की ख़ास तौर पे बात करते हैं, तो जब इकॉनमी में कोई भी ज़रा सा ऊंच नीच होती है तो वो लोग भी समहाउ सफ़र करते हैं, और उनके पास लॉजिक ये होता है इनफैक्ट क्वांटिटी बढ़ाने की बजाय वो एम्प्लॉयज़ को आप उनको डाउन साइजिंग भी करते हैं, सारे मामलात करते हैं, और फिर उसकी रीज़न या लॉजिक ये दी जाती है कि जी जब ओवरऑल इकॉनमी ठीक नहीं हो रही तो हम अपने सिस्टम्स या अपने सेक्टर्स को कैसे चलाएं। इसी तरह दीगर डिपार्टमेंट्स की या सर्विसेज की भी हम बात करें, आप क्या समझते हैं कि ये सारी चीज़ों को आपस में कोऑर्डिनेटेड एफर्ट के साथ करना पड़ेगा कि अगर हमने इकॉनमी भी स्टेबल करनी है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट करनी है, और क्वालिटी सर्विसेज के लिए भी लोगों को उनको प्रोवाइड करना है या फैसिलिटेट करना है, तो ये जो कंबाइन एफर्ट है ये कितनी इंपॉर्टेंट है? देखें, इसमें ना इस दफा का जो इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज मिला है, वो मिला है क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन को और इनोवेशन को। जब भी आप एक इनोवेटिव इकोनॉमी या नॉलेज ड्रिवन इकोनॉमी की तरफ जाते हैं, तो वो आपकी इकोनॉमी स्टेबल होती है। स्टेबलाइज्ड इकोनॉमी का मतलब है कि एक तो वो सस्टेनेबल होगी, दूसरा वो इक्विटेबल होगी, और तीसरा वो बड़ा लॉन्ग टर्म फोकस्ड होगी। वो छोटे शॉक्स पे एकदम से बैठ नहीं जाएगी। तो पाकिस्तान में इस टाइम पे इनोवेशन का फुकदान है, एंटरप्रेन्योरशिप का फुकदान है। अगर आप यूथ के ट्रेंड्स को भी देखें, तो यूथ दो तरह के ट्रेंड्स को फॉलो करती है। एक ये कि या तो वो सरकारी नौकरी चाह रहे होंगे, या फिर वो मुल्क छोड़ के बाहर जाना चाह रहे होंगे। तो हमने जो तीसरा एक मौका फराहम करना था लोगों को इनोवेशन की फार्म में, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप करने की फार्म में, शायद वो फजा हम क्रिएट नहीं कर पाए हैं। अगर इनोवेशन ड्रिवन इकोनॉमी होती, एक इकोनॉमिक्स में थ्योरी है जिसको आप इंडिजिनस ग्रोथ थ्योरी कहते हैं। इंडिजिनस ग्रोथ थ्योरी आपके वर्कर्स को, लेबर को दो हिस्सों में डिवाइड करती है। एक को आप प्रोडक्टिव लेबर कहते हैं और दूसरे को आप रिसर्च लेबर कहते हैं। हमने शायद प्रोडक्टिव लेबर पे तो फोकस किया है किसी हद तक, लेकिन जो रिसर्च लेबर था, जो यूनिवर्सिटीज से आता है और जिसका सिर्फ और सिर्फ ये काम होता है कि वो प्रोडक्टिव लेबर के लिए इनोवेटिव मेथड्स बनाए ताकि मुल्क में नई नई इंडस्ट्री बन सके, शायद वो लिंकेज अभी तक स्टैब्लिश नहीं हो सका। इसका मतलब यह है कि आपने अपनी एकेडेमिया को, अपनी यूनिवर्सिटीज को अपनी इंडस्ट्री के साथ लिंक नहीं किया। हमारे ग्रेजुएट्स जो हैं वो प्रोड्यूस तो होते जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने इंडस्ट्री के साथ मिलके किस तरह से काम करना है, शायद उस लिंकेज को अभी तक नहीं बनाया गया। तो अगर आप प्रोडक्टिव लेबर को और रिसर्च लेबर को यकजा करते हैं,
ऐसे ट्रेन करते हैं कि वो अपने प्रोडक्टिव लेबर के लिए ऐसे तरीके बनाए जो कि लॉन्ग टर्म हो, जो कि नए नए मौके ढूंढ रहे हो। अगर आपको एक एग्जांपल दूं कि यूएसए में आपने सिर्फ और सिर्फ एक एप्लीकेशन बनाई, जिसको आप व्हाट्सएप के तौर पे जानते हैं, वो 19 बिलियन यूएसडीज में जो है वो बिकी, जो कि पाकिस्तान के टोटल आपके जो टोटल रिजर्व्स हैं, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, उससे ज़्यादा है। तो सिर्फ एक ऐप, सिर्फ एक इनिशिएटिव आपकी इकोनॉमी को चेंज कर सकता है। लेकिन जब तक वो कंड्यूसिव इन्वायरमेंट नहीं होगा, जब तक आप अपनी स्कूल लेवल से, कॉलेज लेवल से, यूनिवर्सिटीज लेवल से अपने स्टूडेंट्स को एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ, इनोवेशन की तरफ, इंडस्ट्री की तरफ माइल नहीं करेंगे, मेरे ख्याल से वो चीज़ नहीं हो सकेगी। एक और मॉडल एग्जिस्ट करता है डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में, उसको आप लेवेस का मॉडल कहते हैं। लेवेस का मॉडल ये कहता है कि आपका जो एग्रीकल्चर का सरप्लस लेबर है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि 40% लोग मिलके सिर्फ और सिर्फ 18% जीडीपी प्रोड्यूस करते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में। इसका मतलब है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है, वहां पे लेबर ज्यादा है और वो कम प्रोडक्टिव है। तो आपको उसको उस लेबर को ग्रेजुएट करवाना करवाना है फ्रॉम एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्री। तो जब तक आप ये काम नहीं करेंगे, उनको मौके प्रोवाइड नहीं करेंगे, पाकिस्तान की इकोनॉमी इसी तरह जमूद का शिकार रहेगी और हम जो है वो जॉब क्रिएट नहीं कर सकेंगे। तो पाकिस्तान को इस टाइम पे इनोवेशन पे इन्वेस्ट करना है, एंटरप्रेन्योरशिप पे इन्वेस्ट करना है, और ये जो आपकी नॉलेज ड्रिवन इकोनॉमी है इस पे करना है। मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब इस तरह के इंटीग्रेटेड प्लानिंग होती है। अगर आप पाकिस्तान का अभी का नेशनल इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन प्लान देखें, जिसमें 5 E's की बात की जाती है, तो अगर इस तरह के इंटीग्रेटेड प्लानिंग होती है और वो एक्चुअली पेपर से हम्म। इकोनॉमी की सतह पे होती है, तो पाकिस्तान शायद जो है वो आगे तरक्की कर सकता है। तो फिर अगेन मेरी बात यही होगी कि हमें नॉलेज ड्रिवन इकोनॉमी की तरफ आना होगा, एकेडेमिया को, यूनिवर्सिटीज को, इंडस्ट्रीज के साथ मिलके पॉलिसी ड्रिवन इकोनॉमी की तरफ आना होगा। अच्छा, अभी आपने ये जो बात की है ना डॉक्टर साहब, मुझे लगता है हमारा सारा मसला यही है कि हमारी जो पेपर पे चीज़ें हैं वो उसको हम समहाउ इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं, उन पॉलिसीज़ को एग्जीक्यूट प्रॉपरली नहीं कर पा रहे हैं। अदरवाइज़ ऐसा नहीं है कि हमारे पास प्लानिंग या स्ट्रैटेजी नहीं है, अनफॉर्चुनेटली हम स्ट्रगल ही यहाँ पर करते हैं। डॉक्टर साहब, ये जो एंटरप्रेन्योरशिप की आपने जिक्र किया है, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि हमारे यहाँ वही बात है कि जो जॉब्स नहीं जिनको मिलती हैं वो उनकी कोशिश होती है कि हम मुल्क से बाहर चले जाएं, और ब्रेन ड्रेन भी पाकिस्तान का एक बहुत मेजर इशू है। पिछले कई सालों से हम इस पे बात कर रहे हैं कि इतनी अच्छी एजुकेशन, इतना अच्छा सारा सेटअप यहाँ पर करने के बाद लोग प्रेफर करते हैं, यूथ प्रेफर करती है कि वो बाहर जाए और वहाँ पे सेटल हो। इसके लिए भी डोंट यू थिंक कि हमें इस पे भी फोकस करना है कि जो अपॉर्चुनिटीज़ एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से भी हैं, और जो हमने एजुकेशन सेक्टर, जैसे आपने एकेडमिया का जिक्र किया, उसमें भी बहुत सारी चीज़ों को रिफॉर्म्स की ज़रूरत है कि हमारे बच्चे इंटरेस्टेड हों कि उन्होंने यहाँ पे काम करना है, क्योंकि उनको इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस, इन टर्म्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे बेहतर चीज़ें मिले। देखिए, जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो बड़ी ज़्यादा है। अगर आप इस टाइम पे पाकिस्तान का एनवायरनमेंट देखें, तो अगर कोई बंदा बाहर जाता है तो उसको ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आ रही हैं तो वो जाता है। इस पे मेरे दो पर्सपेक्टिव्स हैं। एक ये, ऑब्वियसली पाकिस्तान को अपना जो टैलेंट है उसकी हिफाजत करनी है, पाकिस्तान को इनोवेशन की तरफ जाना है। वो तभी जा सकते हैं जब आप टॉप ऑफ दी, जो आपका ब्रिलियंट माइंड है, आप उसको सेव करके मुल्क में रखते हैं, उनको मौके प्रोवाइड करते हैं। तो उससे आपकी इकोनॉमी में जो है वो बेहतरीन जो है वो चीज़ें जन्म लेती हैं। आप डिफरेंट नॉन ट्रेडिशनल सेक्टर्स को डेवलप करते हैं। लेकिन साथ में आपको ये भी सोचना है कि आपने जो अभी अपना मैन पावर आप जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, मैं हमेशा कहता आया हूँ कि पाकिस्तान का इस टाइम पे जो सबसे बड़ी एक्सपोर्ट है वो कोई चावल या कोई फिजिकल गुड नहीं है, वो आपका मैन पावर है जो कि आप एक्सपोर्ट करते हैं। अब आपको इसको थोड़ा सा स्ट्रेटेजिकली प्लान करना है, और ये रेमिटेंसीज ही हैं जिन्होंने पाकिस्तान की इकोनॉमी को बचा के रखा हुआ है। अगर हम इसको थोड़ा सा स्ट्रेटेजिकली प्लान करें, दुनिया की जो स्किल्स का लेवल है वो अब चेंज हो रहा है। अब हमें अपने जो वो मैन पावर जो हम बाहर एक्सपोर्ट करते हैं उसकी स्किल्स के लेवल को भी डेवलप करना है। तो अगर हम अपने मैन पावर को एआई में, टेक्नोलॉजी ड्रिवन इंडस्ट्रीज में ट्रेन करके बाहर भेजते हैं, तो हमारे जो रेमिटेंसेस जो अभी $30 बिलियन के लगभग हैं, वो अगर डबल होके $60 बिलियन के लगभग हो जाते हैं, तो मुल्क की मैशियत बदल सकती है। और उस पैसे को यूज करते हुए आप टारगेटेड एरियाज में इन्वेस्ट कर सकते हैं और अपनी इकोनॉमी को ठीक कर सकते हैं। तो ये मेरे ख्याल से
आपको इसको एक एज अ अपॉर्चुनिटी लेना चाहिए, ना कि आप इसको जो है वो नेगेटिव साइड पे लें। इससे आपको एक वर्चुअस साइकिल चलाना चाहिए मुल्क की इकोनॉमी में, ताकि हम रेमिटेंसेस के पैसे को इस तरह से इकोनॉमी में इन्वेस्ट करें कि वो एंटरप्रेन्योरशिप को डेवलप करे, एंटरप्रेन्योरशिप इनोवेशन को डेवलप करे, और फिर प्रोडक्टिविटी का साइकिल है वो चलता रहे, और हम फिर जाके विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी जो है उससे बाहर निकल सकेंगे। विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी का मतलब है कि मैं इसलिए गरीब हूँ क्योंकि मैं गरीब हूँ, तो हमें इस साइकिल को तोड़ना है। आपकी जब इनकम कम होती है, आपकी प्रोडक्टिविटी कम होती है, प्रोडक्टिविटी कम होती है तो सेविंग्स कम होती हैं, जब सेविंग्स कम होती हैं तो आपकी इनकम कम होती है। तो इस चीज़ को ब्रेक करते हुए आपको जो है वो थोड़ी सी इंटीग्रेटेड प्लानिंग की तरफ आना होगा। अगेन मेरा जो जिसको आप कहते हैं कि कंक्लूडिंग पॉइंट यही होगा कि पाकिस्तान की एकेडेमिया को, पाकिस्तान का जो करिकुलम है स्टार्टिंग फ्रॉम द स्कूल एजुकेशन, उसको इस तरह से चेंज करना है कि वो एंटरप्रेन्योरशिप ड्रिवन हो, नॉलेज इकोनॉमी ड्रिवन हो, आप स्किल्स को फरोग दे रहे हो, और सिर्फ वो ट्रेडिशनल स्किल्स नहीं, नॉन ट्रेडिशनल स्किल्स भी बच्चों को सिखाई या जाएं, स्टूडेंट्स को सिखाई जाएं, ताकि वो अपने आप को इंडस्ट्री के साथ और इंडस्ट्रियल डिमांड के साथ इस तरह से लिंक कर सकें कि आपकी इकोनॉमी में वेल्थ क्रिएशन और जॉब क्रिएशन हुकूमत को ना करनी पड़े, लोग खुद से नए नए इनोवेटिव आइडियाज के साथ सामने आ रहे हों। जिस तरह से हम देखते हैं कि हमारा जो सोशल मीडिया है वो भरा पड़ा है, लेकिन उस सोशल मीडिया की इनोवेशन को इंडस्ट्रियल इनोवेशन के साथ और इकोनॉमिक इनोवेशन के साथ लिंक होने की जरूरत है, तब जाके आप एक इंटीग्रेटेड वे आउट की तरफ आ सकेंगे, जो जो कि पाकिस्तान के लिए बड़ा जरूरी है। वेरी इंपॉर्टेंट। और अक्सर आपने बड़ी ज़बरदस्त सजेशंस दिए हैं। मेरा एक मिलियन डॉलर क्वेश्चन इसमें यहाँ पे ये है कि आप जैसे एक्सपर्ट्स या बहुत सारे ऐसे लोग जो इस सब चीज़ों की नो हाउ रखते हैं, आइडियाज़ हैं, सारा कुछ है, आई एम श्योर मैं हमेशा एक इकॉनमी के जो भी एक्सपर्ट आते हैं उनसे सवाल करती हूँ, फिर ये सब हमें प्लान मौजूद है, सब कुछ मौजूद है, हम कर क्यों नहीं पा रहे हैं कुछ? क्या हमारी प्रायोरिटी नहीं है, हमारी विल नहीं है, या हमारा जो ये साइकिल है इतना उलझा हुआ है कि हम उसको सॉर्ट नहीं कर पा रहे, या हमें कोई डायरेक्शन नहीं पता? देखिए, हमारे पास ना तीन तीन बड़ी कमियां हैं जिसकी वजह से हम पॉलिसी को पेपर से निकाल के इम्प्लीमेंटेशन साइड पे नहीं लेके आते हैं। उसमें सबसे बड़ी कमी जो है वो हमारा डिसइंटीग्रेटेड प्लानिंग का होना है। आप एक तो ये कि फेडरल, प्रोविंशियल और लोकल गवर्नमेंट्स या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो प्लानिंग है वो इंटीग्रेटेड नहीं है। दूसरा, आपका सेक्टोरल प्लानिंग को अगर देखें, जिस तरह से आपने शुरू में बताया कि पाकिस्तान की इकोनॉमी में एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विसेज, ये आपस में इनका तालमेल मौजूद नहीं है। फॉर एग्जांपल, एग्रीकल्चर से जो इनपुट्स आते हैं वो इंडस्ट्रियल ग्रोथ में यूज होने चाहिए, और आपको अपनी एग्रीकल्चर को भी एक इंडस्ट्री के तौर पे यूज करना चाहिए, ताकि एग्रीकल्चर में जो किसान काम कर रहा है वो भी उसको एक एंटरप्रेन्योरशिप के तौर पे ले, उसको एक इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए ले, वो इनोवेटिव आइडियाज लेके आए। लेकिन अगेन, हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो बिल्कुल एक ट्रेडिशनल सेक्टर के तौर पे, लो ग्रोथ, लो प्रोडक्टिव सेक्टर के तौर पे काम कर रहा है। तो ये तालमेल होना बड़ा ज़रूरी है। तीसरी चीज़, हमारे पास शायद कैपिटल की कमी है। पाकिस्तान इनहेरेंटली एक लेबर अबंडेंट कंट्री है, लेबर ज़्यादा है और हम लेबर इंटेंसिव चीज़ें ही बनाते हैं। जब तक हम अपने आप की अपनी जो लेबर अबंडेंसी है, अबंडेंट होना लेबर का, इसको आप कैपिटल इंटेंसिटी के साथ लिंक नहीं करते, तब तक आप जो है वो ग्रो नहीं कर सकेंगे। और कैपिटल इंटेंसिटी का मतलब है कि आप कैपिटल लेके आए। फॉर एग्जांपल, लेट्स से अगर आप कोई डेट बेस्ड फाइनेंसिंग भी करते हैं, डेट भी लेते हैं, तो उस डेट को भी इस तरह से इन्वेस्ट होना चाहिए मुल्क में कि वो आपकी लेबर अबंडेंट इकोनॉमी को कॉम्प्लीमेंट कर रहा हो, तब जाके आपकी पर कैपिटा टर्म्स में प्रोडक्टिविटी जो है वो बढ़ती है। तीसरी चीज़ जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार इसका जिक्र कर चुका हूँ, आपकी जो एकेडेमिया है उसको इंटीग्रेट होना होगा आपकी इंडस्ट्रियल ग्रोथ के साथ। सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की इंडस्ट्रियल ग्रोथ के साथ नहीं, दुनिया के जो इंडस्ट्रियल ट्रेंड्स है उसके साथ इंटीग्रेट होना होगा। तब जाके आपकी इकोनॉमी जो है वो ऐसा लेबर प्रोड्यूस करेगी जो कि आपकी इकोनॉमी के लिए एक लॉन्ग टर्म ग्रोथ का बायस बनेगा। अगर ये तीन चार चीज़ें कर ली जाती हैं तो पाकिस्तान एक नॉलेज ड्रिवन, टेक्नोलॉजी ड्रिवन, सस्टेनेबल, इक्विटेबल इकोनॉमी की तरफ जा सके। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर खालिद वलीद हमारे साथ मौजूद थे, माहिर मईशत, और जहाँ पे हम बेरोज़गारी और दीगर मामलात की बात कर रहे हैं, डॉक्टर साहब ने कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ों को हाईलाइट किया है। हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।
वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। ब्रेक के बाद वापस आ गए। कराची के बाद अब रावलपिंडी में जी ई चलान सिस्टम का मुकम्मल तौर पर आगाज़ कर दिया गया है, जिसके तहत जो ट्रैफिक कवानीन की जो खिलाफ वर्जी है अब कैमरास के जरिए बाकायदा निशानदेही की जाएगी। पहले मरहले में अवामी आगाही पर जोर दिया गया है और अब तक 600 से ज़ायद जो चालान है वो जारी किए जा चुके हैं। रावलपिंडी सेफ सिटी के 360 पॉइंट्स पर 2100 कैमरे नस्ब किए गए हैं, जो कि ना सिर्फ ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी हो बल्कि जराइम हो, स्मॉग पैदा करने वाली गाड़ियां हों, एयर क्वालिटी की निगरानी में भी हेल्प करेंगे। कराची के बाद अब रावलपिंडी में अगर हम ये बात करें तो शहर भर में ये जो निज़ाम है 24 घंटे फाल रहेगा। किसी भी खिलाफ वर्जी पर चलान मालिक के नाम जारी होगा, जिसके लिए 10 दिन में अदायगी ज़रूरी होगी। ये जदीद निज़ाम समहाव शहरियों की हिफाजत की बात की जाए, ट्रैफिक के जो फ़्लो है उसको बेहतर करना हो, माहौल को बेहतर करना हो, एक अहम कदम है। इस तफसीलात के लिए और साथ ही इस सिस्टम के हवाले से जानने के लिए हमारे साथ SSP राना अब्दुल वहाब मौजूद है, इंचार्ज सेफ सिटी। उनको हम खुश आमदीद कहेंगे जी। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। रावलपिंडी में जब हम बात करें सेफ सिटी पर 360 मकामात पर 2100 कैमरों के नफाज का, मैं चाहूँगी थोड़ा सा हमें एक्सप्लेन भी कीजिएगा पर्पस क्या था और क्या आप इससे अवामी जो हिफाजत है उसके किस मखसूस मसले का हल समझते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू अर्मला। जो बेसिकली सेफ़ सिटी का कॉन्सेप्ट है, सेफ़ सिटी का कॉन्सेप्ट ये है कि आप एक डिजिटल सर्वेलेंस सिस्टम के थ्रू आपका जो अर्बन प्लेसेस हैं ख़ास तौर पे उनके अंदर एक ओवरऑल एंड टू एंड सिस्टम लेके आते हैं, जिसके अंदर सिक्योरिटी भी पर्पज़ होती है, जिसमें ट्रैफिक भी पर्पज़ है आपका, और उसके अंदर क्राइम प्रिवेंशन और डिटेक्शन भी है। तो ये सेफ़ सिटी रावलपिंडी पंजाब सेफ़ सिटी अथॉरिटी के तहत ये एक प्रोजेक्ट है। इस वक्त पंजाब सेफ़ सिटी अथॉरिटी 41 सिटीज़ के अंदर जो है अपना प्रोजेक्ट कर रही है, जिसके अंदर से मोर दैन 25 जो है प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी ऑपरेशनल हैं। बाकी भी जो 16 के करीब प्रोजेक्ट्स हैं वो इंशाल्लाह बाय एंड ऑफ दिस ईयर वो ऑपरेशनल हो जाएंगे। तो हर एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के अंदर अब हम सेफ़ सिटी मौजूद है, जहाँ पे मॉडर्न हमारे सर्वेलेंस के मैकेनिज़्म मौजूद हैं, हमारे पास ड्रोन टेक्नोलॉजी मौजूद है, हमारे पास बॉडी कैम्स मौजूद हैं, हमारे पास इवेंट कैमरास मौजूद हैं, एयर क्वालिटी इंडेक्स मॉनिटर्स मौजूद हैं। तो ये ओवरऑल जो सेंस ऑफ सिक्योरिटी है और जो गवर्नेंस का फ्रेमवर्क है उसको मॉडर्नाइज़ किया जा रहा है बाय पंजाब गवर्नमेंट। तो उसके अंदर रावलपिंडी जो है इज़ वन ऑफ दोज प्रोजेक्ट्स, जिसके अंदर हमने यहाँ पे कोई 2100 के करीब कैमरास, 2097 टू बी एग्जैक्ट कैमरास हमने इंस्टॉल किए हैं। और ये पूरे जो भी हमारे इंपॉर्टेंट जंक्शंस हैं, सिक्योरिटी के हवाले से इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं, बिल्डिंग्स हैं, रोड्स हैं, तो और सिटी की एंट्री एग्ज़िट साइट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट एंट्री एग्ज़िट साइट्स हैं, तो उनको इस प्रोजेक्ट के थ्रू हमने कवर किया है, जहाँ पे हम ना सिर्फ क्राइम को प्रिवेंशन के लिए, डिटेक्शन के लिए, ओवरऑल सेंस ऑफ सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए इसकी मदद लेंगे, तो साथ ही साथ इसकी हम ट्रैफिक मैनेजमेंट के अंदर भी हेल्प लेंगे। बिल्कुल ठीक है। सर ये भी बताइएगा कि अभी तक 600 से ज़ायद जो ई चालान हैं वो जारी किए गए हैं, क्या रीज़न्स हैं? जो खिलाफ वर्जियाँ सबसे ज़्यादा किस चीज़ के हवाले से थी और इन चालान की जो दुरुस्तगी है इसको आप लोग कैसे यकीनी बनाएंगे? इसमें बेसिकली हमारे जो 600 के करीब चालान इशू हुए हैं, तो हमारा सिस्टम में जो कैपेसिटी मौजूद है वो 19 टाइप ऑफ डिफरेंट वायलेशंस को डिटेक्ट करने की है। उसके अंदर ये अगर कोई बाइक सवार है वो हेलमेट के बगैर जा रहा है, या कोई ड्राइवर है वो सीट बेल्ट के बगैर अपनी गाड़ी ड्राइव कर रहा है, या कोई फ़ोन यूज़ कर रहा है जब ड्राइविंग है, इसी तरीके कोई लेन लाइन की वायलेशन कर रहा है, जेब्रा क्रॉसिंग की वायलेशन कर रहा है, रेड लाइट को वायलेट कर रहा है, तो ये सारी वायलेशंस हैं जो कि हमारा सिस्टम कैप्चर करता है और इसके ऊपर लोगों को चालान इशू किए जाते हैं। हम जो नॉर्मली देखते हैं कि जो सबसे ज़्यादा वायलेशन ऑब्ज़र्व कर रहे हैं हम, वो एक सीट बेल्ट की वायलेशन है, राइडिंग विदाउट हेलमेट है, या यूज़ ऑफ फ़ोन है वाइल ड्राइविंग। तो हम इस पे ज़्यादा फोकस भी रखते हैं, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जिसकी वजह से रोड अनसेफ होते हैं, ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं। तो और जो इंडिविजुअल इस काम को ख़ुद कर रहा होता है, ये वायलेशन कर रहा होता है, और साथ ही साथ वो लोग जो कि रोड पे मौजूद होते हैं उनकी जान को भी ख़तरा जो है वो लाक होता है। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ वायलेशंस हैं जो कि हम ऑब्ज़र्व करते हैं और जिनके ऊपर ई चालान इशू करते हैं। ठीक हो गया। अच्छा सर, ये मैंने चीज़ यहाँ पर ऑब्ज़र्व की है, मैं आपसे भी जानना चाहूँगी, जब चालान गाड़ी मालिक के नाम जारी होता है तो
फ़र्ज़ किया जाए कि कोई मालिक दावा करे कि जी खिलाफ वर्जी ड्राइवर ने की थी, इस सूरत हाल में शहरियों के पास या एतराज़ या अपील का कौन सा वाज़ेह और के लिए फ़ास्ट अमल मौजूद है? देखिए जी, जो गाड़ी है, बेशक वो बाइक है या कोई कार है या कोई और गाड़ी है, ये ओनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो उसकी गाड़ी किसी भी क्रिमिनल एक्टिविटी में, किसी भी कानून की खिलाफ वर्जी के अंदर इस्तेमाल ना हो। तो जिस वक्त आप उस गाड़ी को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जब वो गाड़ी रोड पे है, तो जो हमारे पास मैकेनिज़्म मौजूद हैं, उसके अंदर हम गाड़ी की रजिस्ट्रेशन के थ्रू आइडेंटिफाई करते हैं कि हु इज़ द ओनर ऑफ दिस व्हीकल। तो यहाँ पे ये बहुत ज़रूरी है आम आदमी के लिए या शहरियों के लिए इस बात को जानना कि आपकी अगर गाड़ी है, अगर आपने उसको बेच दिया है, किसी और को दे दी है, तो इंश्योर करें कि वो टाइमली उसके नाम पे ट्रांसफ़र हो जाए। और इसी तरीके आपका जो एक्साइज़ में डाटा है वो अपडेट होना चाहिए कि अगर आपने बेच दी है, उसमें एग्रीमेंट कर लिया है, लेकिन आपने एक्साइज़ में जाके उसको अपडेट नहीं कराया, अपने नाम पे से दूसरे के नाम पे ट्रांसफ़र नहीं करवाया, तो जो सिस्टम में जो इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक वो चालान उस बंदे को इशू होगा जिसकी आज के दिन में उसकी ओनरशिप है इन द ऑफिशियल रिकॉर्ड। तो आप सबको चाहिए कि जिसके भी इस तरह कोई आप सेल परचेज़ करते हैं या गाड़ी किसी को देते हैं, तो इंश्योर करें कि वो गाड़ी जो है आपके नाम से उसके नाम पे ट्रांसफ़र हो। वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, सर अभी आपने जिक्र किया कि कैमरास के ज़रिए स्मॉग जो में कह लें इजाफा करने वाली गाड़ियां हैं उनकी निशानदेही और एयर क्वालिटी जो इंडेक्स है उसकी मॉनिटरिंग का जिक्र किया है। डायरेक्टली शहरियों की या शहरों की जो फ़ज़ाई आलूदगी है इसकी पैमाइश पर जो सेफ़ सिटी सिस्टम है उसमें कितनी कैपेसिटी है और ये डाटा जो मुतल्लिका इदारे हैं वो कैसे आप लोग उनके साथ शेयर करते हैं, क्या मैकेनिज़्म है इसका? जी, हमारा इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी साइन हुआ है जिसके थ्रू हम उनको असिस्ट कर रहे हैं। साथ ही साथ हमारी जो मेन रोड्स हैं, मार्केट्स हैं, तो तमाम पंजाब के जो सिटीज़ हैं, जैसे मैंने कहा हमारा नेटवर्क जो है वो 41 सिटीज़ तक एक्सपैंड कर रहा है। तो उन सब के अंदर हम एयर क्वालिटी इंडेक्स मॉनिटर्स लगा रहे हैं जो कि हमें उस शहर के अंदर एयर की क्वालिटी जो है उसकी लाइव 24 आवर्स रिपोर्टिंग करते हैं कि वहाँ पे क्या पोजीशन है। सेकंड कंपोनेंट ये है कि हम ट्रैफिक पुलिस और इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी के थ्रू अपने सर्वेलेंस सिस्टम के थ्रू उन तमाम गाड़ियों की, उन तमाम एक्टिविटीज़ की, जैसे ये ट्रांसपोर्ट करते हैं बहुत सारे मटेरियल को कंस्ट्रक्शन के इस तरह की, तो जो ऐसी चीज़ें हैं जो उसमें इन्वायरमेंट के अंदर आलूदगी का बायस बनती हैं, उन सब को हम अपने सिस्टम के थ्रू मॉनिटर करते हैं। उसकी ऑब्जर्वेशन को इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी और ट्रैफिक पुलिस के साथ शेयर करते हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई करवाते हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, सिक्योरिटी और प्राइवेसी के नुक्ता नज़र से आवाम को तशवीश है, सेफ सिटी के जो कैमराज है इनका डेटा कहाँ पे महफूज रहता है, कितने अरसे तक रखा जाता है और उस तक जो रसाई है किन इदारों को या अफराद के लिए मुमकिन होती है ताकि लोगों का जो कंसर्न है वो भी क्लियर हो? देखें, जो सेफ़ सिटी प्रोजेक्ट है, जो हमारी लीगल फ्रेमवर्क है, पंजाब सेफ़ सिटी एक्ट है, उसके तहत इस डाटा को सिक्योरली सेव किया जाता है। इसका प्रॉपर एक डाटा सेंटर है जिसके अंदर ये डाटा स्टोर होता है और उसके अंदर जो हार्डवेयर और साथ ही साथ सॉफ्टवेयर की जो बेसिकली प्रोटेक्शन है उसके लिए जो एडवांस्ड अवेलेबल टेक्नोलॉजीज़ हैं उसको एम्प्लॉय किया हुआ है जिसके थ्रू ये डाटा अनऑथराइज्ड एक्सेस से बचाया जाता है। सिमिलरली इसको अगर एक्सेस करना है तो उसकी एक लीगल प्रोविजन है कि ओनली फॉर द लॉफुल पर्पसेस, कि जहाँ पे कानून आपको किसी ऑडियो वीडियो को, जैसे क्राइम है उसमें इस्तेमाल करने की इजाज़त देता है, या जैसे ट्रैफिक वायलेशंस को ऑब्ज़र्व करते हैं, कोई बंदा कंटेस्ट करता है तो उसको प्रेजेंट करने के लिए थ्रू प्रॉपर चैनल डिस्ट्रिक्ट पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, सीटीडी, ये उन्हीं को ये डाटा मुहैया किया जाता है जहाँ पे लीगली इसको हम दे सकते हैं। ये किसी भी इंडिविजुअल को इंक्लूडिंग माई सेल्फ, ये किसी को भी इजाज़त नहीं है कि वो किसी के डाटा को एक्सेस करे विदाउट लॉफुल रीज़न और उसको जो है वो किसी और के साथ शेयर करे। बिल्कुल ठीक है। इन द एंड सर, जाली नंबर प्लेट्स और ये जो काले शीशे वाली गाड़ियां हैं इन जैसे मसाइल के ख़िलाफ़ कार्रवाई का भी कहा गया है, ज़रा इस हवाले से भी बताइएगा। देखें, जो जाली नंबर प्लेट है उसके अगेंस्ट तो एक क्रिमिनल प्रोसीडिंग एफआईआर की भी होती है और उसके अंदर अगर हमसे वो डाटा डिस्ट्रिक्ट पुलिस लेना चाहेगी तो हम उस गाड़ी की वो जो लीगल एविडेंस है वो प्रोवाइड करेंगे।
सेकेंडली क्योंकि हमारे वर्चुअल प्रिटर्निंग ऑफिसर और जैसे मैंने कहा हमारा एआई इनेबल्ड सिस्टम है, ये उन वायलेशंस को डिटेक्ट करता है और जो उसके वायलेटर्स होते हैं उनको ई चलान इशू किए जाते हैं एज ए पेनल्टी, क्योंकि इन दोनों की इजाज़त नहीं है। फेक नंबर प्लेट जो है वो एक बड़ा इशू है, उसकी इन्फोर्समेंट में हम डिस्ट्रिक्ट पुलिस की, ट्रैफिक पुलिस की हेल्प कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू वेरी मच। एसएसपी राना अब्दुल वहाब इंचार्ज सेफ सिटी हमारे साथ मौजूद थे। रावलपिंडी के अंदर भी अब सेफ सिटी कैमराज हो, ई चलान सिस्टम हो, उसको नाफिज कर दिया गया है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। पाकिस्तान के नौजवान जो हैं वो खेल के मैदानों में भी शानदार कामयाबियां समेटे हैं और आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसे ही प्लेयर से करवा रहे हैं। सैयद मोहम्मद जैद इनका नाम है, हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि कराची के उभरते हुए बैडमिंटन स्टार हैं। इन्होंने सिर्फ जी 2 साल में वो पोजीशन हासिल की है जिस तक पहुंचने में अक्सर खिलाड़ियों को कई साल लग जाते हैं। नॉर्थ नाज़िमाबाद से जिमखाना से सफ़र शुरू करने वाले सैयद मोहम्मद जैद ने जी कम उम्री से ही जो कह लें अपनी गैर मामूली फ़िटनेस हो, फोकस हो, टेक्निकल जो स्किल है, इससे कोचेज़ और एक्सपर्ट्स को हैरान परेशान कर दिया है। सिर्फ 12 साल की उम्र में जी इन्होंने BWF की निगरानी में होने वाली जो शटल टाइम मिनी चैम्पियनशिप है इसमें रनर अप पोजीशन हासिल की है। इसके अलावा जैद ने बैतुस्सलाम ओलंपियाड सीज़न 9 में अंडर 17 चैम्पियन बनकर सबको हैरान कर दिया। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप जैद? सलाम जी, मैं बिल्कुल ठीक। आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, ये तो बड़ी ज़बरदस्त अचीवमेंट्स हैं। हमें बताएं कब से खेल रहे हैं बैडमिंटन? घर में कोई और भी खेलता है या आपको किसको देखकर शौक हुआ? मैं बैडमिंटन 2 साल या 2.5 साल से खेल रहा हूँ प्रॉपर। वैसे उससे पहले मैं हफ्ते में 1 दफ़ा खेल लेता था और मेरी फैमिली में मेरे पेरेंट्स खेलते हैं, उनको देख के मैं इंस्पायर हुआ, उनको देख के मैंने एक दिन ट्राई किया और ऐसे इस तरह मेरी शुरुआत हुई और मैं नॉर्थ नाज़िमाबाद जिमखाना में मैंने खेलना शुरू किया। ज़बरदस्त। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये जो आपने शटल टाइम मिनी चैम्पियनशिप में पोजीशन ली है, रनर अप पोजीशन, ये कैसी चैम्पियनशिप थी? कितने पार्टिसिपेंट्स थे? आपने कैसे अपने आप को मनवाया यहाँ पर? ये रनर अप पोजीशन मैंने बड़ी मेहनत से और डेडिकेशन से हासिल की है। इसमें 60+ प्लेयर्स थे, शायद मुझे अब याद नहीं है, 60+ प्लेयर्स थे और इसके लिए मैंने 3-4 हफ्ते तो बहुत मुश्किल ट्रेनिंग की है, डाइट का ख्याल रखा है और इस तरह मेहनत करके रनर अप पोजीशन हासिल की। तो मुझे बताएं जैद, ट्रेनिंग कितना टाइम करते हैं और फिर अब आप कहाँ पे ट्रेनिंग जिमखाना में ही कर रहे हैं, और ये जो डाइट और अपनी पढ़ाई ये सारी चीज़ें कैसे मैनेज करते हैं? मैं ट्रेनिंग 1 घंटा या 1.5 घंटा करता हूँ और ओवरऑल टाइम खेलने का 2 घंटे होता है मेरा, और ये सारी चीज़ें मैं पढ़ाई वढ़ाई ये मैनेज कर लेता हूँ 3-4 बजे तक, बहुत लेकिन मुश्किल से दिन मैनेज होता है। बैडमिंटन और पढ़ाई को बैलेंस करना मुश्किल है थोड़ा, और ये सारी चीज़ें मैनेज हो जाती हैं मगर बस मेहनत करनी पड़ती है। ज़ाहिर है मेहनत के बगैर तो कुछ नहीं होता। अच्छा जैद, ये बताएं कि आपने 2 साल के अंदर जो आपने कहा कि आपने अभी प्रॉपरली खेलना शुरू किया, इससे पहले आप थोड़ा बहुत खेलते थे, तो इतने कम टाइम में आपने कैसे अपनी टेक्निक के ऊपर, अपनी स्किल के ऊपर इतना ज़्यादा काम किया? आपके कोचेज़ ने हेल्प किया, आप खुद भी ज़्यादा फोकस थे कि आपका पैशन था? मेरे कोच हैं सर अब्दुल गफ्फार, उनके साथ मैंने 1.5 साल से खेल रहा हूँ मैं उनके साथ, और अभी 3 महीने पहले मैंने उनसे ट्रेनिंग लेना शुरू की। वैसे मैं इम्प्रूव इतनी जल्दी मैच खेल खेल के हुआ अपने बड़ों के साथ, अपने सीनियर्स के साथ, उनसे मैंने टेक्निक सीखी और अभी मैंने एक एकेडमी ज्वाइन की है, डॉक्टर्स एकेडमी, वहाँ पे भी मैं जा रहा हूँ। इस महीने एग्जाम्स की वजह से नहीं गया, वैसे वो भी मैंने ज्वाइन की है रिसेंटली। ठीक है, अब मुझे इस बैतुस्सलाम ओलंपियाड सीज़न 9 में बताएं, ये भी आपने जीता है, ये क्या कंपटीशन था जिसमें आपने पार्टिसिपेट किया? ये पाकिस्तान का बिगेस्ट इंटर स्कूल इवेंट होता है। इसमें बैडमिंटन में स्पेशली 30+ स्कूल आए हुए थे और इसमें हमारा स्कूल एलिजा स्कूल लास्ट सेकंड पे गया और माशाल्लाह जीत गया है। ज़बरदस्त। तो अब मुझे ये बताएं, आपने आपके लिए कोई ऐसा प्लेयर बैडमिंटन का, नेशनल प्लेयर हो, इंटरनेशनल प्लेयर हो, जिससे आप बहुत इंस्पिरेशन लेते हो?
मेरा एक इंटरनेशनल फेवरेट प्लेयर है ली चोंग फ्रॉम मलेशिया, उससे मैं इंस्पायर हूँ और उसी तरह ही स्पोर्ट्समैनशिप और गेम को साथ संभाल कर चलना चाहता हूँ। उसके शॉट्स और उसकी टेक्निक से मैं इंस्पायर हुआ हूँ और इंशाल्लाह उसी की तरह एक दिन अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ। इंशाल्लाह आप करेंगे। तो मुझे ये बताएं ज़ैद, अब ज़ाहिर है आप पढ़ाई कौन सी क्लास में आप पढ़ रहे हैं, और पढ़ाई का जब टाइम होता है तो फिर कैसे जो अपनी ट्रेनिंग है उसको आप मैनेज करते हो? मैं अभी ग्रेड 7 में पढ़ रहा हूँ और मैं जब स्कूल से घर जाता हूँ 2 बजे, तो मैं 3 बजे तक अपने सारे काम, नहाना, नमाज पढ़ना वगैरह करता हूँ और फिर 3 से 4:30 तक मैं पढ़ाई करता हूँ। उसके बाद फिर मैं ट्रेनिंग पे जाता हूँ 5 till 7, फिर मैं घर आके अपने खाना वाना खा के जो अगर पढ़ाई बचती है होमवर्क होमवर्क वो फिर मैं कर लेता हूँ। ज़बरदस्त। तो अब क्या सोचा है, कौन से ऐसे कंपटीशंस हैं जिसमें आगे आपने प्लान किया हुआ है कि पार्टिसिपेट करना है? अभी नेशनल्स हो रहे हैं लाहौर पे 26 दिसंबर को, आई गेस अंडर 15। उसमें मैंने इंशाल्लाह सोचा है पार्टिसिपेट करना है और कुछ जीत के आना है। बिल्कुल ठीक है। तो इन द एंड हमारे प्लेटफॉर्म से कुछ भी कहना चाहें, बहुत सारे यंग बच्चे आपको देख रहे होंगे जो बैडमिंटन खेलना चाहते हैं, कोई भी और स्पोर्ट है वो खेलना चाहते हैं, उनको आप क्या मैसेज दोगे? मैं कहना चाहूंगा कि स्पोर्ट्स से फिटनेस बढ़ती है, हेल्थ बढ़ती है, मेंटली बंदे का मेंटल हेल्थ और वगैरह सब कुछ अच्छा हो जाता है। तो स्पोर्ट्स खेलें, चाहे कोई भी स्पोर्ट्स खेलें, फिजिकल स्पोर्ट्स खेलें या फिर चेस वेस, जैसे दिमाग उससे तेज होता है। तो स्पोर्ट्स तो बहुत जरूरी है। अगर बंदा स्पोर्ट्स खेलता है तो वो पढ़ाई और वैसी चीजों में भी बहुत तेज हो जाता है। ज़बरदस्त, थैंक यू वेरी मच जैद, बहुत शुक्रिया एंड आई विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक। ज़्यादा से ज़्यादा खेलें, अच्छा खेलें और पाकिस्तान का नाम रोशन करें। सैयद मोहम्मद जैद हमारे साथ मौजूद थे जी। हमने ब्रेक पर जाना है, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपको हम लिए चलेंगे नापा ऑडिटोरियम, जहाँ पर जी रवायती साज हों, क्लासिकल धुनें हों और जो यंग आर्टिस्ट हैं उनकी जो उभरती हुई सलाहियतें हैं, यहाँ पर नेशनल अकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स और ऑल पाकिस्तान म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस की जानिब से कोलैबोरेशन के तहत एक इवेंट मुनक्किद हुआ। हमारे जो कॉरेस्पॉन्डेंट हैं सैयद नुमान गुल इस हवाले से बता रहे हैं। नापा ऑडिटोरियम की फ़िज़ा आज कुछ मुख्तलिफ है, जहाँ साजों की बाज़गश, सरगम की लपट और फनकारों की शानदार परफॉर्मेंस हाज़रीन के दिल जीत रही है। आइए आपको लिए चलते हैं नापा के ऑडिटोरियम में, जहाँ दर्जगाह द म्यूज़िकल कॉन्फ्रेंस जारी है। कराची के नेशनल एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स में सजी दर्जगाह, जहां तालिबे इल्मों ने तबला, सितार, हारमोनियम और रुबाब पर अपनी महारत के रंग बिखेरे। क्लासिकी मौसीकी को शुरका की जानिब से खूब पजीराई मिली। हर परफॉर्मेंस पर हॉल तालियों से गूंज उठा। तालिबे इल्मों की जानिब से ज़बरदस्त परफॉर्मेंस पेश की गई और शुरका ने उसे काफ़ी पसंद किया। कुछ मेरे साथ भी मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करेंगे। क्या कहेंगी, कैसी लगी आपको ये परफॉर्मेंस और इस क्लासिकल म्यूज़िक के हवाले से आप क्या कहते हैं? क्लासिकल म्यूज़िक एक बहुत अच्छी प्लेटफॉर्म है। वहाँ पे जाके आप लिटरली ओल्ड पीपल बहुत ओल्ड म्यूज़िक को ब्रिंग अप करते हैं आगे। तो इट्स जस्ट अ वेरी ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल एंड आई थिंक एवरीवन लिटरली इतनी अच्छे तरीके से वो लोग प्ले कर रहे हैं, इतने अच्छे तरीके से वो लोग उस बात को एक्सप्रेस कर रहे हैं बाय म्यूज़िक, विच इज़ लिटरली सो गॉर्जियस। परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी और बहुत ज़्यादा मज़ा आया। अंदर जितने भी लोगों की अभी तक हमने परफॉर्मेंस देखी, इट वाज फैंटास्टिक। हमने बहुत एंजॉय किया। जो हसनैन रज़ा ने जो परफॉर्म किया वो सबसे ज़्यादा अच्छा था और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। आई एम वेरी हैप्पी। हमारा जो ऑल पाकिस्तान म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस है वो इस तरह के इवेंट्स करती रहती है और ये बड़ी एक अच्छी रिवायत है हमारे ऑल पाकिस्तान म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस की भी और नापा जो यहाँ का इदारा है। नौजवान फनकारों की राग दरबारी, भीरवी और दीगर क्लासिकी धुनों पर परफॉर्मेंस ने समा बांध दिया। ऑल पाकिस्तान म्यूजिक कॉन्फ्रेंस और नापा की मुश्तरका काविश का मकसद
पाकिस्तान में क्लासिकी मौसीकी की रवायत को दोबारा जिंदा रखना है। ये म्यूजिक कॉन्फ्रेंस सिर्फ एक तकरीब ही नहीं बल्कि साल भर की रियाजत, लगन और आर्ट से वफादारी का जश्न भी है। और इस जश्न में ये नौजवान फनकार साबित कर रहे हैं कि पाकिस्तान की मौसीकी का मुस्तकबिल ना सिर्फ महफूज है बल्कि रोशन भी है। कैमरामैन खालिद जावेद के साथ सैयद नोमान गुल, पब्लिक न्यूज़, कराची। मेरे लिए ये वाकई एक बहुत बड़ा एहसास है कि मुझे इस नुमाइश की तरतीब देने के लिए मदऊ किया गया। ये एक तरह की मोहब्बत भरी मेहनत रही है जिसमें मैंने एक शानदार टीम के साथ काम किया। तो ये नुमाइश दरअसल किस बारे में है? ये नुमाइश बुनियादी तौर पर किताबों के बारे में है। ये दिखाती है कि फ़नकार अपने काम में अदब और किताब को किस तरह इस्तेमाल करते हैं। ये किताब के मादी पहलू यानी इसके जिस्मानी वजूद, कागज़, साख्त और शक्ल पर भी रोशनी डालती है। फ़नकार की किताब एक ऐसा तस्वुर है जो मुख्तलिफ सकाफ़तों और रिवायात में पाया जाता है। मेरा मतलब ये है कि हमारे ख़ित्ते में किताबी फ़नून की बहुत मजबूत रिवायत मौजूद है। ये दरअसल इस गैर मामूली इल्म और टेक्निक की नस्ल दर नस्ल मुंतकिली है, जैसे कि आप में से कुछ लोग पहले ही ये सीख चुके हैं। मिसाल के तौर पर गुलहरी के बालों से बना हुआ ब्रश। तो बुनियादी ख्याल ये था कि हम एक ऐसी नुमाइश कैसे करें जो किताब के मौजू पर मबनी हो। और ये वो मौजू है जिस पर इमरान और मैं कई सालों से बात कर रहे थे। फिर ख़ास तौर पर यह सवाल पैदा हुआ कि हम इसे इसी कमरे में कैसे पेश करें। हमने यहाँ मौजूद मेज़ें हटा दी थीं, खिड़कियाँ खोल दी थीं और तब मुख्तलिफ शानदार ख्यालात मुसलसल सामने आ रहे थे। इनमें सबसे बेहतरीन ख्याल ये आया कि सबसे पहले इमरान कुरैशी इस कमरे के लिए मखसूस फ़न पारे तख्लीक करें। ये काम बिल्कुल इसी जगह के लिए मखसूस हैं और उन्होंने ये खुद तख्लीक किए। उन्होंने मुझे हाल ही में बताया कि ये काम उन्होंने सिर्फ 3 दिन में मुकम्मल किए। आप सब उनका काम और उनकी गैर मामूली बसीरत से वाकिफ़ हैं। तो मैंने सोचा कि हम इस तरह करें कि सब कमरे का जायजा लें और फिर बीच वाले हिस्से की तरफ जाएं, जिस भी तरतीब से चाहें। कुछ फन पारे ऐसे हैं जो वाकई मुझे एनसीए के फनकारों में सबसे ज़्यादा मुतासिर करते हैं। मैंने कुछ अर्सा पहले एनसीए के फनकारों के बारे में कुछ अच्छा सुना और असल में इस शानदार रिवायत को समझा एक दोस्त के ज़रिए। जिन्हें आप में से कुछ जानते हैं। इनके पास लंदन में एक गैलरी थी जहां वो इन शानदार कामों की नुमाइश करते थे और इनके ज़रिए मैंने यहाँ की इस गैर मामूली चीज़ के बारे में सीखा, यानी रिवायत के ज़रिए जिद्दत पैदा करने के अमल के बारे में। तो ये वो मरहला नहीं जब आप गुलहरी के ब्रश या मास्टर के तैयार करदा वेस्ली पेपर का इस्तेमाल सीख रहे हों। ये वो अहम काम है जिसे सबसे पहले तो आप नकल कर रहे हैं और इसी अमल को महारत के साथ सीखना एक वाकई बहुत अहम बात है। और जब आपने इस अमल में महारत हासिल कर ली तब आप जिद्दत पैदा कर सकते हैं। फिर आप इस चीज़ को इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपने सीखी और यही हम्माद गिलानी के काम की ताकत है। और चूंकि ये काम सुनहरी पत्ती के ज़रिए तैयार किए गए हैं, ये अजीम मुग़ल मिनिएचर की याद दिलाते हैं। लेकिन असल में ये इशारों और हरकतों के बारे में है। इन कामों में कुछ इंतहाई बारीक और नफीस बात मौजूद है।
ये देखने का तरीका कि उन्होंने ब्रश का इस्तेमाल कैसे किया, ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे यहाँ साए बनाए गए हों। और ये वो चीज़ है जो आप अलमारी के सफ़ात में भी देख सकते हैं। अगर आप मुग़ल अलमारियों को देखें तो आपको पता चलेगा कि यहाँ कई तहें एक के ऊपर एक चिस्पा की गई हैं। और फिर यहाँ ये शख्सियात हैं और आप जानते हैं वो इन्हें किसी ख़ास उन्वान से नहीं नवाजते। उन्वान आपकी मदद नहीं करता, ये महज इशारा है। इन्हें गैर मुनासिब तराजुम कहा जाता है और वो यही चाहता है कि आप महज इन पर गौर करें। जब हम यहाँ से आगे बढ़ें और इस मुग़ल रिवायत के बारे में सोचें तो रमज़ान जाफ़री का बना हुआ ये फ़न पारा ख़ास तौर पर इस नुमाइश के लिए बनाया गया है। Ramzan Jaffrey has created this piece specially for this show. और मिनिएचर के मुताले में इसका तरीक़ाकार वाकई गैर मामूली है। His approach to the study of the miniature. So he again. तो उन्होंने इस रिवायत का मुतालिया किया और हैरान कुन तौर पर जिद्दत भी पैदा की। यहाँ उन्होंने जो किया है वो ये कि किताब के अंदरूनी और बैरूनी हिस्से को यकजा कर दिया है, क्योंकि यहाँ आपको किताब की रीढ़ की हड्डी नज़र आ रही है। और फिर यहाँ एक अजीम उस्ताद है जो कुछ तस्वीरी खाके बना रहा है। मैं यकीन से कह सकती हूँ कि आपने पहले कभी फ़ारसी और मुग़ल मिनिएचर ऐसा नहीं देखा होगा। तो आप ये देख सकते हैं। इस काम का नाम उन्होंने यहाँ लिखा है, मोहब्बत की शायरी या मोहब्बत के मुकालमे। और फिर ये काम, ये जलाल है। ये एक इंतहाई शानदार ख्याल है। जैसे रमज़ान जाफ़री ने किताब को अंदर से बाहर कर दिया, इसी तरह उसने भी यही किया है। तो बुनियादी तौर पर हमारे पास किताब के वर्क हैं, लेकिन अंदर के अल्फाज बाहर निकल रहे हैं। अल्फाज सफ़ात पर जमे हुए नहीं हैं, ये फ़रार की कोशिश कर रहे हैं। ये जानबूझकर गिरे हुए हैं और अब ये भागने की कोशिश कर रहे हैं। आखिर ये अल्फाज कहाँ जा रहे हैं? और फिर यहाँ अमीरा हैं। अमीरा कहाँ है? ये आप हैं। अमीरा, हमें अपनी अमीरा नामी के बारे में बताएं। तो बुनियादी तौर पर मैंने बाबर नामा से तहरीक ली और सोचा कि क्यों ना इसे जदीद अंदाज में पेश किया जाए और अपनी ज़िंदगी के वाक़े को बाबर नामा के ज़रिए बयान किया जाए। कमाल है, ये बहुत दिलचस्प है। अफसोस है कि हम तमाम सफ़ात नहीं खोल सके। ये भी तख़य्युल की एक और गैर मामूली तख्लीक है। और फिर हम यहाँ से शानदार आयशा खालिद के काम की तरफ जाते हैं, जिन्हें आप सब जानते हैं। और अगर आप गौर से देखें तो आप सफ़ात की लकीरें देखेंगे। इनके लिए ख़याल इस तरह शुरू हुआ कि वो लिखना चाहती थीं, जैसे कि एक डायरी या किसी किस्म का मतन। उन्होंने शुरू किया, लेकिन वो बिल्कुल वैसे मुतमईन नहीं हुई, इसलिए उन्होंने इस अमल को तख़य्युल के ज़रिए ज़ाहिर किया। तो ये देखने में एक्सरसाइज बुक की लाइनों जैसा लगता है। तो यहाँ हमारे पास किताब की बाइंडिंग है, लेकिन ये सिर्फ बाइंडिंग नहीं है। ये बाहर से बाइंडिंग लगती है, लेकिन अंदर हकीकत में ये एक पेंटिंग है। ये वाकई बहुत शानदार और गैर मामूली है। और फिर मजनून, जिसका मतलब है एक रोता हुआ बेद का दरख्त। और ये हाथ से बनाया गया कागज़ है जो वो इस्तेमाल करती हैं, और इससे रोते हुए बेद और बाग की याद आती है। ये याददाश्त के बारे में है और ये बहुत सादा है। और इसमें एक तरह का दिलचस्प पहलू भी शामिल है, इसी वजह से यहाँ ये मिट्टी के प्याले भी मौजूद हैं। अब ये काम हुसैन का है, मुझे इसका सरनेम याद नहीं। अगर आप ये काम देखें तो किसी को इस पर कुछ ना कुछ लिखना ज़रूर होगा। लेकिन बहरहाल शायद कोई इसे कामयाबी से कर सके। क्या ये बहुत शानदार नहीं? तो आप जानते हैं, आप अपना नाम वहाँ लिख सकते हैं। मैं अपना नाम लिख रही हूँ।
writing my name. You आप can इसके ऊपर जो do चाहें लिख anything you सकते like हैं with it, क्योंकि ये धुंधला because हो it will जाएगा। fade. ये वाकई एक हैरत अंगेज ख्याल है। As we go जब हम round, इधर घूमते हैं तो हमें यहाँ you कैसर see इरफान the का नाम work भी दिखाई देता here है, of, जिनका इस मुकाम Kaysar पर एक और Irfan, काम भी है who has another work in this case. और ये सबसे खूबसूरत काम है। ये दरअसल कॉन्फ्रेंस ऑफ द बर्ड से मुंसलिक है। To the conference of the birds. So you'll see in a second. आप सब कॉन्फ्रेंस ऑफ द बर्ड्स के मौजू से वाकिफ़ हैं that there is a और इस conference काम of the को birds. उसकी तर्जुमानी कहना गलत ना होगा। So Ali Qasim, अब आते I'm हैं sure अली you're कासिम। aware of his मुझे यकीन है आप इनकी amazing शानदार ड्राइंग से वाकिफ़ हैं। इनके फ़न पारे नाकाबिले यकीन हैं, लेकिन उन्होंने और माहीन ने टिपिस्ट्री पर भी काम किया है and और ये so हुदहुद this hudhud, who of जो course is कुरान में very बहुत अहम है। in the Quran. And this is a और ये एक subject मौजू that है has जिसे दुनिया been भर के taken up by फ़नकारों ने अपना artists लिया है, all over the वाकई world. दुनिया भर में। Literally all over the world. So that's और फिर ये there. मज़ीद शानदार And किताबें then हैं these are जिन्हें more आप of करीब these- जाकर देख सकते हैं। These amazing books, which you can go up and have a look at them. Then we've got something. फिर actually हमारे rather पास यहाँ wonderful वाकई here, कुछ बहुत which is हैरत that अंगेज़ है। For the first time, पहली बार एक ही two ख़ानदान के artists, दो same फ़नकार family, एक साथ नुमाइश में हिस्सा ले exhibiting रहे for the हैं। first time. So this is तो ये सफ़िया Safia ख़ान है Safia Khan, and she is the और वो daughter आतिफ मोहम्मद ख़ान की बेटी हैं, Atif Muhammad Khan, who made the जिन्होंने artist book. आर्टिस्ट बुक बनाई थी। And so दोनों वाकई actually खुश both हैं very कि वो sweet एक ही about- नुमाइश में about हैं और going शायद the पहली same बार shape ऐसा like हुआ the है। first- ये the first वाकई time. So बहुत that's अच्छा very है nice. And she's और done उन्होंने something कुछ गैर मामूली extraordinary, किया which है, is this, a number of artists जैसा have कि done कई this. They've फ़नकारों taken ने found किया है। books, probably from the book Anarkali. उन्होंने शायद अनारकली से पुरानी किताबें लीं और उन पर रंग लगाकर जो पुराने उर्दू मतून थे और टूट फूट रहे थे, एक निहायत नफीस तख्लीक बनाई falling apart, and created something incredibly delicate. और इनमें से हर All of एक का these, अपना each एक one किस्सा of है। these तो बराह has a करम story. जाएं और देखें। So please go and look at them. And then और we फिर have, हमारे पास फजल हैं, Fazal. So I'm going to go to the end there and then I'm going to come back. Fazal Rizvi. फजल रिजवी जो He was a वाकई एक दिलचस्प really फ़नकार है। interesting मुझे artist. लगता I है think कि some आप of में you- से you कुछ know इन्हें him पहले से already. जानते Yeah. हैं। Yeah, he's your friend. He's become my friend too. Exactly. Is he a cousin as well? A darling Fazal. Oh, a darling Fazal. Much beloved by Much, many of us. much. I'm sure. Yeah, he and I had. और हमने काफ़ी बातचीत की कि कौन सा काम दिखाया जाए और उन्होंने कहा ये कैसा And he said, रहेगा how about this one? And it had to be और इसे पहले की तरह नहीं बल्कि एक नए अंदाज में पेश करना था। before. तो बुनियादी तौर पर कहानी ये है कि वो बहुत अच्छे पैदल चलने वाले हैं और वो ग्लेशियर्स और पहाड़ों में पैदल चलते हैं। Into glaciers and mountains and all of this, doesn't he? And उनके पास मुझे नहीं मालूम, शायद जेब में कैमरा या फ़ोन था like a camera in his pocket or whether it was a phone in his pocket, जो हर वक्त तस्वीरें लेता रहा और उन्हें इसका इल्म नहीं था। which he didn't know. So he's like walking along. तो वो चलते रहे और ये तस्वीरें बनती रहीं। फिर कुछ वक्त के पास वापस आए और कहा ये क्या है, और उन्हें मालूम हुआ कि ये बस रैंडम तस्वीर हैं। तो उन्होंने फैसला किया कि इन्हें प्रिंट कराएं, ये रेसू टेक्निक के ज़रिए। आप में से कुछ जानते हैं कि ये कैसे काम करता है, मुझे नहीं मालूम, लेकिन बहरहाल और फिर उन्होंने इस पर मतन शामिल करना शुरू किया और तस्वीरें भी। इसमें एक किस्म की नौआबादियाती कहानी भी मौजूद है। So here then we have Atif Khan, and so he calls it unseen memories. तो यहाँ कहानियाँ हैं, मुकामात हैं। हाँ, आपको इसको समझने के लिए मतन पढ़ना होगा। You have to kind of read the text to do this. And then here we have और फिर यहाँ हमारे पास हैं वकास खान, और मुझे यकीन है कि आप सब वकास खान को भी जानते हैं, एक और शानदार फनकार amazing artist जो NCA से शुरू हुआ, और ये काम ऐसे हैं जो उन्होंने हाल ही में मुकम्मल किए हैं, और ये इस सिलसिले का हिस्सा हैं जो वो कर रहे हैं, और ये मतन से मुतल्लिक हैं। लेकिन इनके काम की सबसे गैर मामूली बात है मिनिमलिज्म, और ये वाकई ऐसी चीज़ है जिसे आप सिर्फ तसव्वुर कर सकते हैं। ये मतन है, लेकिन क्या वाकई आप जानते हैं, ये भी एक सवाल बन जाता है।
वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। अब बात करेंगे बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस के हवाले से। हर वालिदैन की ख्वाहिश होती है कि उनके बच्चे पूरे एतमाद हों, अपनी बात जो है बग़ैर हिचकिचाहट के दूसरों तक पहुंचा सकें, किसी भी फोरम पर मौसर अंदाज में उसका इजहार कर सकें। मगर यहाँ पे सवाल ये है कि बच्चों में एतमाद कैसे पैदा किया जाए। एतमाद बच्चों की शख्सियत की जो मजबूत समहाउ एक कहले बुनियाद भी है, और ये बुनियाद वालिदैन का रवैया हो, एक पॉजिटिव तरबियत हो, साजगार माहौल हो, सही बनता है। वालिदैन अगर ख़ुद पुरएतमाद होंगे तो बच्चों की जो छोटी छोटी कामयाबियां हैं उनको सेलिब्रेट करेंगे, उन्हें गलतियों से सीखने का मौका देंगे, और जो उनके इंटरेस्ट के शोबे हैं उसमें हौसला अफजाई भी करेंगे। तो बच्चे ऑब्वियसली नेचुरली इनफैक्ट पुरएतमाद बन जाते हैं। वालिदैन कैसे अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में मामूली तब्दीलियाँ लाकर अपने बच्चों की शख्सियत में हकीकी एतमाद पैदा कर सकते हैं, इसके लिए बात करेंगे। हमारे साथ फ़रहत ज़रीन मौजूद हैं, हमारे नफ्सियात हैं, उनको हम खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया फ़रहत साहिबा कि आपने हमें ज्वाइन किया। ये जो बच्चों का कॉन्फिडेंट होना है आजकल के दौर में, दो कि हम देखते हैं जहाँ कुछ बच्चे बहुत कॉन्फिडेंट हैं भी, और कुछ ऐसे हैं जो कि सही तौर पे कम्युनिकेट नहीं कर पाते या रिलक्टेंट होते हैं पब्लिक पे या कहीं भी फोरम पे बात करने में। वालिदैन का इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। बिल्कुल बिल्कुल, वालिदैन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इवन कि मैं ये कहती हूँ कि स्कूल से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है पेरेंट्स का। अब अगर आप यहाँ पे ये कहें ना कि माँ सबसे पहली बुनियादी दर्सगाह है, तो मैं ये समझती हूँ कि माँ और बाप दोनों, सिर्फ एक को हम नहीं कह सकते कि माँ ही ये सब कुछ करेगी। माँ की ही जिम्मेदारी है बच्चे की तरबियत करना। पेरेंट्स दोनों ही कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होते हैं बच्चे की प्रॉपर ट्रेनिंग के लिए। अब ये बात मैं क्यों कह रही हूँ, उसकी रीजन ये है कि घर की बुनियाद अगर माँ बना रही है ना, तो माँ को खुश रखने की जो बुनियाद है वो फादर के जिम्मे है। अगर माँ बाप दोनों ही लड़ झगड़ रहे हैं, बाप माँ को खुश नहीं रख रहा, तो माँ ऑब्वियसली अपनी मेंटल टॉर्चर को ठीक करेगी या अपने बच्चों के प्रॉब्लम को सही करेगी। इस सूरत हाल में मेरा ख्याल है हमारा जो कल्चर है ना, वहां पे थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है, हम बच्चे को जो कि मैं इसकी एग्जाम्पल इस तरह देती हूँ कि हम अगर दरख्त लगाते हैं ना और उस दरख्त पे फल कड़वा बनता है, कड़वा लगता है दरख्त, तो हम ये नहीं कहते दरख्त गलत है, हम हमेशा यही कहेंगे कि इसका बीज ठीक नहीं है। हमारा प्रॉब्लम ये है कल्चर का कि हम बच्चे को सबसे कम इंटरेस्ट देते हैं। हमें लगता है कि ये बच्चा है, इसको कुछ नहीं पता, जबकि रिसर्च फाइंडिंग्स ये शो करती हैं कि 5 साल तक आपके बच्चे की शख्सियत मुकम्मल तौर पर बन जाती है। 5 साल के बाद आप उसको अच्छा माहौल देंगे तो वो जो भी प्रॉब्लम्स उसकी शख्सियत में आपने पैदा कर दिए हैं, अपने चीखने चिल्लाने से, घर के माहौल से, घरेलू झगड़ों से, वो कुछ हद तक तो बेहतर हो सकते हैं, लेकिन मुकम्मल तौर पर अगर हम समझे तो वो इम्प्रूवमेंट नहीं आ सकती। और फिर बच्चा उसी पर्सनालिटी को लेके सारी जिंदगी अपनी लाइफ गुजारता है। बिल्कुल। तो यहाँ पर अच्छा सॉरी, मैं एक और इसमें ऐड करना चाहूँगी फ़रहत साहिबा, लेकिन आपने खुद कहा कि ये घर में दोनों पेरेंट्स की जिम्मेदारी है, बट आई बिलीव कि पेरेंट्स का खुद भी कॉन्फिडेंट होना, क्योंकि हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली हम भी उसी एक सोशल सर्कल से या उसी एक फैमिली स्ट्रक्चर से आए हैं जहाँ पे पेरेंट्स खुद भी कॉन्फिडेंट नहीं होते, और वो बच्चों को समहाउ अगर वो कोई चीज़ कम्युनिकेट कर रहा है या एक्सप्रेस कर रहा है, उसको इनकरेज करने के बजाय स्नैप कर रहे होते हैं कि आपने ऐसे नहीं बात करनी, बीच में नहीं बोलना। ब्राजील में एक दरख्त है, उस दरख्त के नीचे जब उस दरख्त को काटना होता है ना उन लोगों ने, वो उस दरख्त के नीचे 1 महीने तक उस दरख्त की उस पर तनकीद करते हैं और उसको बुरा भला कहते हैं। आहिस्ता आहिस्ता वो दरख्त फॉल करना शुरू हो जाता है, मुरझाना शुरू हो जाता है। सेम इज विद आवर किड्स। हमारे घरों का माहौल ही यहाँ से शुरू होता है कि हमने बच्चा सही करे या गलत करे, हमने उसको क्रिटिसाइज करना है। हमें लगता है कि एडवाइजेस करके हम अपने बच्चों को बहुत कोई महान हस्ती बना देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो बच्चों को एडवाइस नहीं करना चाहिए, बच्चों को सजेस्ट करना चाहिए। सजेशन से बच्चों के अंदर एक चीज और आती है, दैट इज डिसीजन पावर, जो कि हमारा बच्चा कभी भी नहीं जिंदगी में ले सकता। वो बड़ी से बड़ी पोस्ट पे चला जाए, पेरेंट्स बच्चे को शुरू से इतना कूजी माहौल में रखते हैं कि वो बच्चा सारी जिंदगी मम्मी डैडी बच्चा बन जाता है और उसको खुद डिसीजन नहीं करने दिया जाता। कहा यह जाता है कि हम अपने बच्चों की बहुत केयर करते हैं,
दिस इज नॉट केयर। ये एक सबसे बड़ा पॉइजन है जो हमारे पेरेंट्स जाने अनजाने में हमारे बच्चों में ट्रांसफर करते हैं। अब मैं आपके इस सवाल के जवाब दूंगी कि बच्चा कैसे पूरे एतमाद हो सकता है जब पेरेंट्स ही पूरे एतमाद नहीं है। पेरेंट्स ने कॉन्फिडेंस कहां से लेना है? इट्स लाइक अ चेन। फादर, बाप माँ को कॉन्फिडेंस देगा, माँ अपने बच्चे को वो मुंतकिल करेगी। हमारे कल्चर में चीजें ही उलट हैं। बाप माँ को बच्चों के सामने डांटता है, मारता पीटता है, तो बच्चा कैसे कॉन्फिडेंट हो सकता है? बाप ने ये चीज अपने बाप से सीखी। तो मेरा ख्याल है अब ये दौर है जेनजी का, और मुझे ऐसा लगता है कि जेनजी 90s के किड्स से कहीं ज्यादा समझदार है, क्योंकि उनको पता है कि पेरेंट्स, हमारे लेवल तक, हमारे दौर तक ये था कि सिर्फ माँ को ब्लेम किया जाता था कि उसी ने तरबियत करनी है। बट अब आप यकीन करें, रिसर्चेस आप देख लें, आप जेनजीज को देख लें, वो यही कहते हैं, और रिसर्चेस ये कहती हैं कि माँ नहीं बाप भी उसमें शामिल है, क्योंकि बाप कहीं ना कहीं माँ के कॉन्फिडेंस को ब्रेक करता है और माँ फिर आगे अपने बच्चों को वो कॉन्फिडेंस नहीं दे पाती। सो ये चीज तो इट्स लाइक अ चेन। अब इस चेन को खत्म हो जाना चाहिए। पेरेंट्स दोनों ही घर के माहौल को बनाते हैं, हम किसी एक को ब्लेम नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक है। बच्चे अच्छा की तरबियत में फैज साहिबा, लेकिन अब इसमें पेरेंट्स के साथ साथ स्कूल्स और वो जगहें जहाँ पे बच्चों का एक बहुत मेजर हिस्सा गुजरता है, आई बिलीव पेरेंट्स तो अपने तौर पे कर ही रहे हैं, लेकिन स्कूल एक वो दरसगाह समहाव होती है जिसमें बच्चों की एजुकेशन के साथ साथ पहले होता था कि उनकी तरबियत पे भी फोकस किया जाता था, मैनरिज्म, दीगर चीज़ें सिखाई जाती थी, बट अनफॉर्चुनेटली विद टाइम अब सिर्फ हम एजुकेशन, नंबर्स, ग्रेड्स इस तक महदूद रह गए हैं। अब वो जो एक एजुकेशन के साथ साथ तरबियत का भी मामला था वो हमें स्कूल्स में नज़र नहीं आता, और पहले जो हम उस्ताद का एक एहतराम व मर्तबा देखते थे बच्चों की नज़र में, अब वो भी शायद शायद हमने उसको थोड़ा कैजुअल कर दिया है फॉर सम रीज़न। तो ये भी एक फैक्टर है आई बिलीव। देखें, अगर आप फैक्टर्स की बात करें तो फैक्टर्स तो बहुत सारे हैं। फिर तो वो फैक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो जॉइंट फैमिली सिस्टम, वो भी बच्चों को बहुत बुरी तरह ब्रेक करता है। बट आप स्कूल की बात कर रहे हो, बिल्कुल स्कूल एक हद तक कंट्रीब्यूट करता है, बट आपका बच्चा स्कूल जाता है 5 से 6 घंटे के लिए, बाकी हिस्सा वो घर में गुजार रहा है। सो 6 घंटे में वो वहां पढ़ेगा, टीचर्स उसको ट्रेन करेंगी या उसको ABC अलिफ बे पे सिखाएंगी। एक हद तक हम कह सकते हैं 20-30% स्कूल का रोल है, टीचर्स का रोल है। लेकिन आप यकीन करें, मैं चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट हूँ, मैं बहुत ही कॉन्फिडेंस से ये बात कहती हूँ कि बच्चा अपने घर से जो लेकर जाएगा ना, वो स्कूल में वो ही परफॉर्म करेगा। एंड मैं इस पर श्योर हूँ, आप रिसर्च फाइंडिंग्स उठा लें, आप सिर्फ स्कूल को ब्लेम अप नहीं कर सकते। घर के माहौल का बेइंतहा असर पड़ता है, जॉइंट फैमिली सिस्टम का असर पड़ता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, जिस घर में माँ की इज्जत नहीं है उस घर में बच्चा कभी भी फ्लरिश नहीं कर सकता है। मैं बार बार इस चीज को अपनी वीडियोस में भी कहती हूँ और यहाँ भी कहूंगी, ये नहीं होगा कि हम बच्चे की बुनियादी तरबियत की जिम्मेदारी सिर्फ एक इंसान पे छोड़ दें। बाप के साथ, ये रीसेंट रिसर्च जो वॉशिंगटन DC में हुई है, वहां की यूनिवर्सिटी में, जो बच्चे अपने फादर्स के साथ ज्यादा अटैच रहते हैं ना, उनको जिंदगी में ज्यादा कामयाब देखा गया है। अब इससे आप क्या कहेंगे? स्कूल एक फैक्टर हो सकता है, घर एक फैक्टर हो सकता है, लेकिन पेरेंट्स का मिलकर रहना, एक पेज पे इकट्ठे होना और बच्चों के लिए पॉजिटिव तरीके से सोचना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ मैं एक बात और जरूर यहाँ पर आप लोगों को बताऊंगी, अपने व्यूअर्स को, घर में, हर घर में तकरीबन चीखना चिल्लाना बहुत कॉमन हो चुका है। शाउट करना बच्चों पे, उनको बात बात पे रोकना, कुछ करने ना देना। और घर, अगर आपके घर में 2 या 3 बच्चे हैं तो घर में मेस होगा ऑब्वियसली। उस पर चीखना चिल्लाना कि तुम घर को गंदा कर रहे हो, तुम ये कर, आप सोच नहीं सकते, जब आप अपने बच्चे पर शाउट करते हैं, आप उस पर येल करते हैं, तो यकीन माने आपके बच्चों का न्यूरोलॉजिकल सिस्टम डैमेज होता है, आपके बच्चों का चाइल्डहुड जो एंजाइटी है वो पीक पर होता है। आपने कॉन्फिडेंस की बात की, बच्चे का कॉन्फिडेंस, अगर घर में आप चीख रहे हैं और चीख कर बात कर रहे हैं
शाउट करके उससे बात कर रहे हैं, तो उसका न्यूरोलॉजिकल सिस्टम तो डैमेज होगा, उसके अंदर एक स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल वो कभी भी प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर सकता, और जब कॉर्टिसोल लेवल हाई होगा तो ऑब्वियसली बच्चा स्ट्रेस में रहेगा, और स्ट्रेसफुल बच्चा कभी भी कॉन्फिडेंट नहीं हो सकता। बिल्कुल ठीक है। अच्छा फ़रीद, आपने भी ये बात की है कि चीखना चलाना, आई अग्री कि ये तो किसी सूरत भी जस्टिफाई नहीं है, बच्चों की जो साइकोलॉजिकल हेल्थ है वो उस पर इम्पैक्ट आ रहा है। बट देयर इज़ अ वेरी फाइन लाइन जिसमें हम बच्चे को मैनर्स सिखाएंगे, और एक हमने आजकल बड़ा सुना है जी कि बच्चे को रोकना टोकना नहीं है, लेट हिम डू वट एवर ही इज़ डूइंग और शी इज़ डूइंग, राइट। वो जो ना करने का कुछ रोकने वाला एलिमेंट है, इसमें वो फाइन लाइन समहाउ डिस्टर्ब हो जाती है, जिसमें उसको मैनर्स भी आने हैं और उसने बदतमीज़ भी होना है। ये पेरेंट्स आइडेंटिफाई नहीं कर पाते समटाइम्स कि आप उसको ना कहने के चक्कर में उस बच्चे को आप बदतमीज़ कर रहे हैं, और फिर वो ये होता है कि वो बदतमीज़ी जब प्रोलॉन्ग होती है और फिर वही हम चीखने चिल्लाने वाला मामला शुरू हो जाता है, फिर हम कहते हैं कि जी इसको तमीज़ी, क्योंकि हमने उसको ना रोकने के चक्कर में इतना वो कर दिया है। सो ये भी एक बड़ी ट्रिकी सिचुएशन होती है फॉर पेरेंट्स टू अंडरस्टैंड कि हमने बच्चे को कहाँ रोकना है और कहाँ नहीं रोकना। बिल्कुल। अच्छा देखें, ये जिस फाइन लाइन की आप बात कर रही हैं ना, यही फाइन लाइन हमसे ड्रॉ नहीं हो पा रही है। फॉर एग्जाम्पल, मैं मना करती हूँ कि आप बच्चों से जब भी बात करें आप नो से स्टार्ट ना करें, यानी तुम वहां ना जाओ, तुम वहां ना खेलो, वहां क्यों जा रहे हो, नहीं जाना। जब आप किसी भी इंसान को नो से बात स्टार्ट करेंगे ना, ऑलवेज रिमेंबर एक साइकोलॉजिकल ट्रिक होता है जिसमें आप, ह्यूमन बीइंग की ना एक साइकोलॉजी है, वो कभी भी चीजों को ना नो नहीं सुन सकता। हर इंसान के अंदर ईगो है। आप अपने बच्चों को जब नो कहते हैं ना कि नहीं ये नहीं काम करना, वो काम जरूर करेगा, तो इसका मतलब है कि नो यहाँ पर फायदेमंद नहीं हो रहा। अब आपको करना क्या चाहिए? सबसे पहली बात तो ये कि फाइन लाइन ड्रॉ हो जाती है जब आप एज अ पेरेंट खुद को अथॉरिटी कंसिडर करना छोड़ दें। आप अपने बच्चों की अथॉरिटी नहीं है, वो आपके महकूम नहीं है, वो आपकी कैद में नहीं है। आपको अल्लाह ने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि ये आपका बच्चा है, इसको अच्छे से ट्रेन करो, ठीक है। उसमें मारना पीटना चीखना चलाना नहीं। तो फिर क्या किया जाए? तो फिर ये किया जाए कि सबसे पहले ये एक्सेप्ट किया जाए कि बच्चा है तो बच्चा गलतियां करेगा। नंबर 2, अगर आपने ये एक्सेप्ट कर लिया कि बच्चा गलतियां करेगा, तो फिर आपके पास एक फाइन लाइन ड्रॉ हो जाती है। आप उसकी गलतियों पर उसको मार्जिन देना शुरू करते हैं। जब भी आप अपने बच्चों से बात करें, नो से स्टार्ट ना करें, बल्कि उनको ये कहें, उनको सजेस्ट करें कि देखिए ये अगर आप ये कर रहे हो ना, इससे आपको ये नुकसान होगा। फॉर एग्जाम्पल, एक 3 साल का बच्चा नाइफ उठा रहा है जो कि उसको हर्ट कर सकती है। अब आप उसको ये कहोगे ना छुरी नहीं पकड़नी, वो जरूर पकड़ेगा। आप इसकी बजाय ये कह सकते हो कि बेटा ये आपने नाइफ उठाई है, ये आपको लगेगी, खून निकलेगा और आपको हर्ट होगा। आप जब अपनी बात की लॉजिक देते हैं ना अपने बच्चे को, वो उस चीज को जल्दी एक्सेप्ट करता है। इंसान कभी भी हुक्म एक्सेप्ट नहीं करता, इंसान सजेशंस एक्सेप्ट करता है, और यही एक फाइन लाइन है जिसे ड्रॉ करने की जरूरत है। हम अपने बच्चों को ऐसे नहीं परवरिश कर सकते कि जैसे वो हमारे अंडर हैं। वो हमारे अंडर नहीं है, वो हमारी सुपरविजन में है। कुछ चीजें, कुछ वर्ड्स को चेंज करने की बहुत शदीद जरूरत है। समझा ये जाता है कि बच्चे को मारोगे तो फिर ये सही होगा। मेरी बहुत सी वीडियोस इसमें हैं कि बच्चों को मारना नहीं चाहिए। तो एक कमेंट जो अक्सर आता है वो ये होता है कि ये जो पाकिस्तानी बच्चे होते हैं ना, ये छितरोल से सही होते हैं, ठीक है। अब ये छितरोल क्या है? ओके फाइन, आपने बच्चे को थप्पड़ मार दिया, फॉर द टाइम बीइंग आपको उसका रिजल्ट भी मिल गया। क्या वो बिहेवियर जिसकी वजह से आपने उसको थप्पड़ मारा है, क्या वो नेक्स्ट टाइम नहीं कर रहा? वो कर रहा है, वो उस बिहेवियर को रिपीट करेगा। इट मींस कि पनिशमेंट इज नॉट द अल्टीमेट सॉल्यूशन। अल्टीमेट सॉल्यूशन इज बच्चा है, वो गलती करेगा, ठीक है, और उसको इस चीज के लिए आपको थोड़ा सा मार्जिन देना पड़ेगा।
बिल्कुल ठीक है। थैंक यू वेरी मच फरद, बहुत शुक्रिया। फरद नरीन हमारे साथ मौजूद थी, माहिर नफ्सियात। बच्चों के कॉन्फिडेंस और उनकी तालीम और तरबियत के साथ साथ ये वो बेसिक चीज़ें हैं जो पेरेंट्स के लिए समहाउ हेल्पफुल हो सकती हैं, इस पर हम बात कर रहे थे। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। जी ब्रेक के बाद वापस आ गए। हमने आपकी मुलाकात एक आर्टिस्ट से करवानी है, लेकिन उससे पहले हमारे किचन में जो आर्टिस्ट मौजूद है उनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं। शेफ़ आतिफ हनीफ हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम आतिफ। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बन रहा है आज आपके किचन में? आज मेरे किचन में बन रहा है आर्टिचोक चिकन। ठीक है। स्टफ चिकन है ये बेसिकली। इसमें मैंने ब्रेस्टें यूज़ की हैं, 2 स्टफ चिकन बनाया मैंने। ठीक है। और जो इसकी स्टफिंग है ना वो मैंने स्पिनिच और आर्टिचोक से की है। ठीक है। और उसमें मैंने चीज़ भी ऐड की है। ओके। और इसकी जो साइड है उसमें मैंने सोते वेजिटेबल है और मैश पोटैटो है। ओके। अभी वो स्टफ चिकन मेरा रेडी हो रहा है, इसकी मैंने मैरिनेशन करके उसको मैंने कुकिंग करने रख दिया है। उसके बाद मैं सोते वेजिटेबल होगी सोते। उसके बाद सॉस रेडी करके हमारी सॉस कौन सी है इसके साथ? सॉस के साथ बेल पेपर की सॉस बनाऊंगा। ठीक है। क्रीमी बेल पेपर की सॉस होगी मेरी। तो जैसे रेडी होगा उसके साथ में चलें आप अपना रेडी करें और फिर हम दोबारा आपकी तरफ आते हैं। जी अब हम बात करेंगे पाकिस्तान के बड़े शहरों के हवाले से, जहाँ पे हम आर्किटेक्चरल चेंजेस के हवाले से बात करते हैं। तो एक ऐसे समहाउ मोड़ पे पहुँच चुकी हैं जहाँ पे जो रवायती तर्ज तामीर है वो तेज़ी से मॉडर्न और कमर्शियल स्ट्रक्चर्स के नीचे दब रहा है समहाउ। ये तब्दीली सिर्फ बिल्डिंग्स की हद तक महदूद नहीं है, बल्कि हमारी जो हिस्ट्री है, हमारा कल्चर है, शहरी रवैये हैं, ये भी इसका हिस्सा है। आज हमारे लाहौर की एक ऐसी मल्टी डिसिप्लिनरी विजुअल आर्टिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं जो पाकिस्तानी शहरों में आर्किटेक्चरल तब्दीली हो, इसके समाजी असरात हों, उसको नहायत बारीकी से अपने फ़न में महफूज करती हैं। उम्मे लैला इनका नाम है। हमारे साथ पंजाब यूनिवर्सिटी से इन्होंने BFA किया है और नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट से इन्होंने MA विजुअल आर्ट्स करने के बाद जी इन्होंने सिर्फ मुल्क भर में नहीं बल्कि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर भी अपनी पहचान शनाख्त बनाई है। और उम्मे लैला के काम की ख़ास बात यह है कि वो जो तेज़ी से बदलते हुए शहरों में एक बेरब्तपन हमें नज़र आ रहा है ना, और जो सकाफती नुकसान हम पहुँचा रहे हैं, जदीद तमीरात के दबाव को एक ऐसी लैंग्वेज में पोर्ट्रे करती हैं जो कि पाकिस्तान के जो मौजूदा जो स्ट्रक्चर है, शहरी ढांचा है, उसकी बहुत सारी चीज़ों को एक्सपोज भी कर रहा है। आज हम इनसे के आर्ट के हवाले से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसी? बिल्कुल ठीक। थैंक यू वेरी मच उम्मे लैला कि आप आई, तशरीफ़ लाई। ज़रा हमें बताएं अपना ये जो आर्ट का जर्नी है और आपका जो काम है वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट इशू भी है जिसको हाईलाइट करता है। थोड़ी सी अपनी रिसर्च और काम के हवाले से भी बताएं। मेरा काम शुरू हुआ था बहुत ही इंटरनल आइडिया से। व्हेन आई वाज लुकिंग एट द स्पेस एंड सराउंडिंग। सो मैं हमेशा से जो स्पेस का ताल्लुक है इंसान के साथ एंड हाउ स्पेस इन अफेक्टिंग द रिलेशनशिप एंड कनेक्शन, वो जो अफेक्ट करती है या जिस तरह से उसका इम्पैक्ट है, आई ऑलवेज इंटरेस्टेड इन दिस आइडिया, इन दिस कॉन्सेप्ट। सो उसको लेके फिर आई समहाउ स्टार्टेड वर्किंग विद हाउ द स्पेस इम्पैक्ट, एंड sometimes if the connection is uncomfortable then space become uncomfortable for you. So this idea I was started exploring, and somehow I started looking at outwards, and then I started identifying the issue which we are facing in architectural identity and how this architectural identity is affecting our own identity as in South Asian. एंड हम क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ट्रैवल करती हूँ एंड शहर, क्योंकि लाहौर में मैं पैदा हुई और बड़ी भी लाहौर में, सो आई हैव सीन चेंजिंग लाहौर ड्रास्टिकली। द ओल्ड बिल्डिंग्स थी एंड बड़ा इंटरेस्टिंग एक लाहौर का हाइब्रिड एमलगमेशन है कि आपको एक बहुत पुरानी 300 साल 400 साल पुरानी एक हिस्टोरिकल बिल्डिंग मिलती है, एंड राइट नेक्स्ट टू इट यू विल सी एन आर्किटेक्चर विच इज़ मॉडर्न, विच इज़ वेस्टर्न इन्फ्लुएंस्ड। सो वो एक इंटरेस्टिंग मिक्सचर भी है, बट समहाउ आई फील कि वी आर लूजिंग दैट आइडेंटिटी बाय द टाइम वी आर मिसिंग those factors, those which is coming from our region, which is our identity. And I think वो इसी वजह से हो रहा है because we are so inspired by West. We are losing our identity, we are losing what is good in us, and we are not accepting ourselves. I think वो जो self
आइडेंटिटी का जो इशू है वो फिर आपके आर्किटेक्चर में, फिर आपकी हर जगह, हर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में नज़र आता है. सो दैट्स हाउ आई स्टार्टेड लुकिंग एट लाहौर एंड हाउ इट इज़ चेंजिंग. दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग. अच्छा उमेरा, आपने भी जो बात की है कि वी आर सो इंस्पायर्ड बाय वेस्ट, एंड मेरा इसमें काउंटर क्वेश्चन ये होगा कि जब हम मॉडर्न जिद्दत और सारी चीज़ों की बात करते हैं तो हम वेस्ट की तरफ देखते हैं कि जी वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड हर चीज़ को वो बहुत मॉडर्नाइज कर रहे हैं. बट व्हाट आई हैव सीन कि वहाँ पर वो अपने जो आर्किटेक्ट है, अपनी जो ओल्ड स्कूल बिल्डिंग्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके एसेंस को ख़त्म नहीं होने दे रहे. अनफॉर्चुनेटली हम पाकिस्तान के अंदर उस एसेंस को ख़त्म करें जो आपका काम भी है. ये हम इंस्पिरेशन क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि हम अभी भी बहुत सारे डेवलप्ड कंट्रीज़ में जाएं तो उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अभी तक उसी तरह से खड़ा है. उन्होंने उसको मॉडर्न ज़रूर कर दिया है बट स्टिल वो एसेंस आपको नज़र आता है. आई थिंक उसका रीज़न ये है कि हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर अर्बन प्लानिंग नहीं है हमारे मुल्क में, जो कि इट्स सैड थिंग. और हम इतना इंस्पायर्ड हैं, हम ओन नहीं करते आई फील अपनी आइडेंटिटी को, और they are owning their identity. I feel this is the major difference. They do not want to become something else. Where we try, if we want to look progressive, we look at the West. Okay, if you want to look progressive, ये हमारी common identity का मसला है कि अगर आपने अपना पढ़ा लिखा दिखाना है तो आप अंग्रेज़ी बोलते हो या आप वेस्टर्न कपड़े पहनते हो, क्योंकि हमने जो एक स्टैंडर्ड बना लिया है प्रोग्रेसिव होने का, वो हमने वेस्ट को दे दिया. आई थिंक दिस इज़ माई क्लैश. मेरा क्लैश मॉडर्निटी से नहीं है, मॉडर्न होने से नहीं है. मेरा क्लैश है व्हेन यू आर लूजिंग आइडेंटिटी, व्हेन यू आर लूजिंग योर सेल्फ एम्ड उसको अचीव करने के लिए. तो आई थिंक दिस इज़ द रीज़न. एंड इट्स अ गुड पॉइंट कि हमें इंस्पायर होना चाहिए उनसे, जहाँ हम उनकी अच्छी चीज़ें ज़रूर लेनी चाहिए, और आई थिंक वो कहीं से भी हो आपको लेना चाहिए, लेकिन अपनी आइडेंटिटी को नहीं छोड़ना, अपने हेरिटेज को नहीं छोड़ें. तो अच्छा, अब ये जो अर्बन प्लानिंग वाला मामला है, आपने चूँकि इस हवाले से आप काम भी कर रही हो, रिसर्च भी है, बट आई बिलीव कि हम अर्बन प्लानिंग इज़ नॉट आवर प्रायोरिटी. हम अगर एक्सपैंड कर रहे हैं शहरों को तो हम बस कर रहे हैं. वी हैव नो आइडिया कि इसका जो इम्पैक्ट है इन द लॉन्गर रन वो कैसे आएगा. हमारी एग्रीकल्चर लैंड ख़त्म हो रही है, हमारी ग्रीनरी, फॉरेस्ट, ये सारी चीज़ें, इस पे हम कॉलोनी, सोसाइटीज़, हाई राइज बिल्डिंग्स बना रहे हैं. इस पे भी थोड़ा बताओ कि जो इसका इम्पैक्ट क्या होगा. अभी मेरा रिसेंट काम भी इकोलॉजी के साथ जो इफेक्ट कर रहा है हमारा, जो आजकल हमारा स्मोक का इशू है. अब हम आज से 5 या 6 साल पहले देखें वो इतना ज़्यादा नहीं था, या 10 साल पहले देखें तो बिल्कुल ही नहीं था. वो बाय द टाइम अब इसलिए आया है बिकॉज हमने सारे फॉरेस्ट जो जितना भी सिटीज़ के अंदर हमने वो प्लान नहीं किया. अगेन कि हम कॉलोनीज़ बनाई जा रहे हैं और वी आर नॉट कंसिडरिंग कि क्या ये शहर उसको सपोर्ट भी कर सकते हैं, उसमें इतने रिसोर्सेज हैं. इंस्टेड ऑफ डेवलपिंग द न्यू सिटीज़, हम एक ही सिटी के ऊपर बर्डन करी जा रहे हैं, उसको बर्डन करी जा रहे हैं. और आई थिंक दिस इज़ द मेजर इशू. और उससे हमारी बहुत सारी बर्ड स्पीशीज़, अब आपको जैसे आप लुकिंग एट द इंटरनेट कि वी आर लूजिंग स्पैरोज, एंड वो अब आपकी उससे ख़त्म होती जा रही हैं. तो इस तरह से बहुत सारी बर्ड स्पीशीज़ ख़त्म हो रही हैं. बहुत सारे आपकी फॉरेस्टेशन जो सिटी के अंदर आपकी दरख्त हैं और वो भी इम्पैक्ट हो रहे हैं. अच्छा, अब थोड़ा सा हमें ये बताओ उम्मे लैला, आपके जो आपने अपना काम किया, स्टार्ट जैसे आपने किया, और अब आप किस किस तरह के प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हो, कमर्शियल और इंटरनेशनली क्या कंट्रीब्यूशन रही है आपकी? अभी तो फ़िलहाल आई एम टीचिंग, और उसके साथ साथ आई एम वर्किंग ऑन माई ओन एग्जीबिशन. उसके साथ इंटरनेशनली आई गॉट सेलेक्टेड फॉर अ रेजिडेंसी प्रोग्राम विच वाज इन 1 year. ब्रिटिश काउंसिल फंडेड थी. UK ग्रेन एंड तस्वीर घर, इट वाज अ कोलैबोरेशन बिटवीन 2 organizations. So वो भी इसी हवाले से, वो फोटोग्राफी के हवाले से थी, क्योंकि मेरे काम में फ़ोटोग्राफी को आई यूज़ इट एज अ मीडियम, और फोटोग्राफिक स्कल्पचर्स होते हैं मेरे.
तो वो जो रेजिडेंसी इज़ अबाउट photography. So we explored photography in a different manner, in a different way. So then it was an amazing experience. हम बर्मिंघम में हमारा शो था. It was a 1 year educational program जिसमें बहुत सारे mentors भी थे. तो it was a great experience. ज़बरदस्त. अब आगे चूँकि हम जब आर्ट्स की बात कर रहे हैं, एक्सेप्टेंस भी आ रही है, एंड आई एम ग्लैड कि इस तरह का काम आप आर्टिस्ट कर रहे हैं कि जो कि समहाउ हमारे सिस्टम के अंदर भी बहुत सारी चीज़ों को इम्प्रूवमेंट हो, या जो हम गलतियां कर रहे हैं उसको हाईलाइट करें. एंड आई थिंक कि ये आर्टिस्ट की स्पेशलिटी होती है कि समहाउ कि उसकी ऑब्जर्वेशन के तहत वो बहुत सारी चीज़ों को देख रहा हो. आई थिंक आर्टिस्ट का काम ही यही है कि वो सोशली जो इनजस्टिस हो रहा है वो किसी भी फॉर्म में हो उसको क्वेश्चन करे. Artist might not give you the solution, but it definitely raise the questions, raise those issues जो कि बहुत under layer होते हैं. I think artist is, I have वो किसी भी field का artist हो, not this the वो music हो, literature हो या fine artist हो, उसका काम ही यही है कि वो उन under layer issues को जिस पे no one dares to talk, and वो आर्टिस्ट आवाज़ उस तरह लाता है, and then it got recognized. And yeah, I think history में भी ऐसा ही होता है. ऐसा ही होता आ रहा है. अच्छा उमेर अला, मुझे ये बताएं कि आपने चूँकि मुख्तलिफ चीज़ों को, जैसे आपने फ़ोटोग्राफी का जिक्र किया, आप ये स्कल्पचर्स इन सारी चीज़ें करी हैं, बट एट द सेम टाइम हर आर्टिस्ट की कोशिश होती है कि वो डिफरेंट चीज़ों पे एक्सपेरिमेंट्स करे, ट्राई करे. आपका भी ऐसा कोई प्लान रहा है? हाँ, मैं तो मुझे लगता है कि मैं कभी भी एक मीडियम के साथ स्टिक नहीं रहती. पहले मैं पेंटिंग करती थी, पेंटिंग इंस्टॉलेशन, उसके बाद मुझे आउट ऑफ ब्लू फोटोग्राफी का शौक़ हो गया, एंड अब आजकल मैं ड्राइंग्स कर रही हूँ, विच इज़ वेरी न्यू टू मी. मैंने वैसे अब बहुत अर्ली स्टेजेस में ड्राइंग करते हैं, उसके बाद अब यू स्टार्ट यूजिंग योर मीडियम. तो अभी मैं गो बैक टू द बेसिक, तो अब मैं उसमें इंटरेस्टेड हूँ. आई थिंक मेरे लिए हमेशा होता है कि आइडिया इज़ इम्पॉर्टेंट, एंड वो आइडिया किस मीडियम में बेहतर तरीके से एक्सप्रेस हो सकता है, देन आई थिंक अबाउट इट. The medium is, I'm always exploring different mediums. Someday I have come up with an idea and I start doing. I think कोई भी आर्टिस्ट अपने आप को बाउंड नहीं करता कि उसने एक सर्टेन मीडियम में ही काम करना है. आई थिंक द आइडिया मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है व्हेन आई वाज थिंकिंग अबाउट द कि मैंने किस मीडियम में काम करना है. एंड समटाइम्स आई डू वीडियो. अब मैंने कुछ वीडियो वर्क भी ट्राई किया, एंड देन आई रियलाइज कि ओके दिस इज़ गुड, बट दिस इज़ समथिंग, it's not my medium, it's not my comfort zone. हाँ, but try करके you get to know ना. आप ज़रूर ट्राई करते हैं. अच्छा उमेर अला, कोई ऐसा आर्टिस्ट जिससे आप इंस्पिरेशन भी लेती हो, जिसका काम आपको बहुत पसंद हो, नेशनल और इंटरनेशनल आर्टिस्ट है? नहीं, बहुत सारे आर्टिस्ट हैं इस तरह से. तो एक तो मुझे थॉमस डिमांड, ही इज़ अ फोटोग्राफर, ही मेक्स स्कल्पचर्स. पाकिस्तान में आई एम वेरी इंस्पायर्ड बाय शाजिया सिकंदर एंड हमरा अब्बास. आई थिंक दीज फीमेल आर्टिस्ट who represent our work on the international stage like no other. और विलियम कैंट्रिज, उनका काम मुझे बहुत पसंद है. डेविड हॉकनी का काम, आई एम अ फैन ऑफ डेविड हॉकनी. आई विश आई वन डे आई एबल टू मीट हिम. So these are the artists. Lovely. They are not necessarily मेरे काम जैसा उनका काम है, but I inspired them as an artist. एक as artist आप किसी भी मीडियम में कोई भी काम करने वाले आर्टिस्ट इंस्पायर हो. कुछ भी कहना चाहें हमारे प्लेटफॉर्म से रिगार्डिंग योर वर्क? मुझे ये लगता है कि don't lose your identity. Stay true to yourself, whoever you are, and अपना बस पैशन को फॉलो करते रहें और अपनी ड्रीम चेज करते रहें. ज़बरदस्त. थैंक यू वेरी मच उमेर लैला, बहुत शुक्रिया. उमेर लैला हमारे साथ मौजूद थी, विजुअल आर्टिस्ट हैं, अपने काम के हवाले से, अपनी रिसर्च के हवाले से बात करी थी. हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं. वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक. जी अभी हम इस कैंप से इसलिए आ रहे हैं क्योंकि हमने किचन में जाना है, क्योंकि शेफ़ आतिफ हमारे पास मौजूद हैं. उनका खाना बिल्कुल रेडी हो चुका है. शेफ़ आतिफ रेडी है? सॉस बन गई है? सॉस की रेसिपी बता दें और जल्दी से सॉस आप उसके ऊपर. सॉस में मैंने गार्लिक यूज़ किया चॉप करके, और उसमें मैंने बटर यूज़ किया, और उसमें मैंने मिल्क पैक क्रीम यूज़ किया. उसके अलावा मैंने ये बेल पेपर को ना क्यूब कटिंग में करके उसको मैंने सोते किया, उसमें क्रीम ऐड करके, टेस्ट ऐड करके मैंने उसकी सॉस रेडी की. ज़बरदस्त. चलें जी, बिल्कुल रेडी हो गया. इसकी फाइनल प्रेजेंटेशन भी दिखा दें शेफ़ आतिफ, ताकि हमारे
देखने वालों को ये जो टेम्पटिंग किस्म का खाना है ना वो भी समझ में आ जाए। शेफ़ आतिफ हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया जी। खाना बिल्कुल रेडी हो चुका है, रेसिपी हमारे साथ शेयर कर चुके हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, आपकी मुलाकात अपनी अगली गेस्ट से कराते हैं। और चूँकि हमने कुछ खाने पीने के हवाले से बात करनी है, हम सब जानते हैं कि सर्दियों में जो मुनासिब ग़िज़ाएँ हैं वो आपको बहुत सारी बीमारियों से भी दूर रखती हैं। मोस्ट ऑफ़ द टाइम हम अपने खाने पीने के अंदर ना बहुत लापरवाही कर लेते हैं, आपकी एनर्जी कम हो जाती है, फिर समहाउ आपकी इम्यूनिटी डिस्टर्ब होती है। इन सारे फैक्टर्स को, और फिर आपका इंटरनली अगर आप डिस्टर्ब हैं तो आपकी स्किन, आपके बाल, हर चीज़ पे उसका इम्पैक्ट आता है। आप वेदर बदलने के साथ, ट्रांजिशन के साथ नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, ये वायरल चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉमन होती हैं। तो आज हमने देखना है कि अपनी इम्यूनिटी को कैसे बेहतर करना है, डाइट को कैसे बेहतर करना है। डॉक्टर अनीका जाहिद हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक। डॉक्टर अनीका, ये तो बड़ा मसला होता है वैसे ट्रांजिशन वेदर के साथ कि हमारी डाइट भी थोड़ी कम हो जाती है या हम सही प्रॉपर ले नहीं रहे होते, वेदर की अपनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। ज़रा हमें बताएं क्या क्या मसाइल होते हैं इस वेदर में यूजुअली? अच्छा, जैसे वेदर चेंज होता है, हम विंटर की तरफ जाते हैं ना, कोल्ड, कफ, वायरल इश्यूज़ का हमें बहुत सामना करना पड़ रहा होता है। हमारी इम्यूनिटी वीक हो रही होती है, स्किन से रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज सामने आ रहे होते हैं। और ख़ास तौर पे जहाँ पर ये लड़कियों का फेवरेट वेदर होता है, वहाँ पर उनके जो हेल्थ से रिलेटेड पर्टिकुलरली इश्यूज़ होते हैं, यानी ड्राई स्किन हो रही होती है, हेयर फॉल हो रहा होता है, डैंड्रफ की कंप्लेन आ रही होती है, तो ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और फिर अगर हम वेट लॉस वालों के पर्सपेक्टिव से देखें तो इस वेदर में एक तो आपको भूख बहुत ज़्यादा लग रही होती है, क्योंकि ये चेंजेस कुछ इस तरह के होते हैं कि आप इमोशनली डिप्रेस्ड फील कर रहे होते हैं। फिर आपकी बॉडी खुद से भी आपकी जो है एनर्जी उसको यूज़ कर रही होती है ताकि हीट प्रोड्यूस कर सके और आपकी बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल रह सके। तो इस वजह से क्या होता है, आपको भूख ज़्यादा लग रही होती है, तो अनइंटेंशनली आप ज़्यादा खा रहे होते हैं। और अगर आप एक रिस्ट्रिक्टिव डाइट या कैलोरिक डेफिसिट डाइट पर रह रहे होते हैं तो वो उसको फॉलो करना ना आपके लिए मुश्किल हो रहा होता है इस वेदर में, सिर्फ ये वेदर चेंजेस की वजह से। और इसीलिए जब भी हम विंटर डाइट की बात करते हैं ना, तो वो डाइट कुछ इस तरह से होती है कि वो इन सारे ही इश्यूज़ को टैकल करे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इम्यूनिटी बेहतर करने के लिए, क्योंकि इसमें हम थोड़ा ज़्यादा सेंसिटिव भी हो रहे होते हैं, सर्दी गर्मी ये सारा चल रहा होता है, सर्दी में बाहर निकल गए और इस तरह से, तो अपनी इम्यूनिटी को बेहतर करने के लिए क्या क्या चीज़ें सबको करनी चाहिए? अच्छा, इम्यूनिटी को बेहतर करने के लिए ना आपको अपनी डाइट में विटामिन सी बेस्ड फूड आइटम्स ऐड करनी चाहिए, अपना वाटर इनटेक ऑप्टिमम रखना चाहिए। ये सबसे मेजर मिस्टेक होती है जो कि हम इस टाइम पर कर रहे होते हैं। हमें ये लगता है पानी तो हमने तभी पीना है जब हमें प्यास लगेगी, जिसकी वजह से हम डिहाइड्रेटेड हो रहे होते हैं। जब डिहाइड्रेटेड होते हैं हमारी इम्यूनिटी भी वीक हो रही होती है, हम लेथार्जिक भी हो रहे होते हैं। जब वैसे हमारे एनर्जी लेवल्स डाउन हो जाते हैं, फिर वैसे नहीं कुछ करने का दिल चाहता। और पानी तो हम ये समझते हैं तभी पीना है जब हमें प्यास लगेगी, जिस वजह से हमारी इम्यूनिटी कम हो जाती है। जब हमारी इम्यूनिटी कम हो जाती है ना, तो फिर डैट इज़ द टाइम वेयर यू नीड कि आपको विटामिन सी बेस्ड और एंटीऑक्सीडेंट रिच चीज़ें मिलें, ठीक है। और विटामिन सी की अगर पर्टिकुलरली मैं इस सीज़न में बात करूं कि हमारे पास क्या सोर्सेज हैं, उसमें हमारे पास ऑरेंजेस हैं, लेमन है, यानी जितनी सिट्रस फूड आइटम्स हैं वो हमें विटामिन सी प्रोवाइड कर रही हैं। और एक बहुत हिडन फूड सोर्स जो कि विटामिन सी का बहुत अच्छा फूड सोर्स है, डैट इज़ आंवला, यानी आप उसको इस सीज़न में यूज़ कर सकते हैं। एक अगर मैं ऑरेंज की बात करूँ ना, उसमें 50 to 60 मिलीग्राम आपको विटामिन सी मिलता है, लेकिन एक आंवला में जो मीडियम साइज़ का होता है उसमें आपको 650 मिलीग्राम के करीब विटामिन सी मिल रहा है। यानी अगर आप डेली एक आंवला खा लेते हैं किस तो फॉर्म में? आप इसको किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं। आप आंवला का जूस भी ले सकते हैं, उसको रॉ फॉर्म में भी कंज्यूम कर सकते हैं, उसको जैसे आप किसी सिरप में डिप करके ले सकते हैं, और किसी सैलड ले रहे हैं तो उसमें आप गार्निशिंग के तौर पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप डेली एक मीडियम साइज़ का आंवला ले लेते हैं तो आपकी जो डेली की विटामिन सी की रिक्वायरमेंट है ना वो पूरी हो जाती है। जब आपका जो विटामिन सी का जो इनटेक है वो एप्रोप्रिएट है तो डेफिनेटली जो आपकी इम्यूनिटी है वो भी बूस्ट होगी। और जब आपकी इम्यूनिटी अच्छी होगी उसका फ़ायदा ये होगा कि इस सीज़न में जो आपको हेल्थ इश्यूज़ फेस करना पड़ते हैं वो कम हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब ड्राई फ्रूट्स की कंजम्पशन ये भी हमें बताएं, क्योंकि ये भी समहाउ सर्दियों में हमारी होती है ज़्यादा,
और ये मिसकंसेप्ट भी क्लियर करें कि सिर्फ आपने सर्दियों में ही खाने, आप गर्मियों में नहीं खा सकते। ये बहुत सारे लोग अभी भी मैंने देखा है प्रैक्टिस कर रहे होते हैं इस हवाले से। अच्छा, उसमें ये है जैसे ड्राई फ्रूट्स हैं, फ़िश है, अगर आप किसी को ये कहते हैं ना कि आप खा लें समर्स में भी, तो वो इतना वेयर्ड रिस्पॉन्स देते हैं कि यानी हम उन्हें बहुत एक अजीब चीज़ कह रहे हैं या आउट ऑफ द वे चीज़ कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो अपनी फैमिली में, अपने सोशल सर्कल में इसी चीज़ को प्रैक्टिस होते देखते हैं कि ड्राई फ्रूट्स हैं, ये तो गर्म है, हालांकि जिसकी साइंस में कोई बेस नहीं है। साइंस गर्म सर्द इन चीज़ों को नहीं मानती, ठीक है। तो वो ये समझते हैं कि अच्छा अब तो गर्मी है तो हमने नहीं खाने, जबकि आपकी बॉडी को उन न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत तो गर्मियों में भी होती है ना। यानी बॉडी को कैसे पता चला कि अच्छा अब गर्मी आ गई है तो अब मैंने जो इन न्यूट्रिएंट्स का इंटेक है उसको कॉम्प्रोमाइज़ करना है, या मुझे इनकी सप्लाई कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है तो मुझे इसका कोई सेकेंड वे ढूंढना है। ऐसे तो नहीं होता, तो आपको ज़रूरत होती है। हाँ, समर्स में आपने कैसे लेना है, जो आपके बाकी के फूड सोर्सेज हैं या आपकी बाकी की डाइटरी रूटीन है, आपने उसको मैनेज करना होता है ना। यानी आप ड्राई फ्रूट्स खाएं उतनी ही क्वांटिटी में जितनी आप विंटर्स में ले रहे हैं। अपना वाटर इनटेक कॉम्प्रोमाइज़ रखें। जो आपकी वर्क रूटीन है वो इस तरह की है जैसे आउटडोर है, तो डेफिनेटली आपको फिर वो तंग करेगा, यानी आपको इश्यूज़ होंगे। अगर आप अपनी बाकी की रूटीन जो है उसको वेल मैनेज रखते हैं, मेंटेन रखते हैं, तो ड्राई फ्रूट्स आपको कभी भी नहीं तंग करेंगे, बल्कि आप बड़ा एनर्जेटिक फील करेंगे। हम तो ये सजेस्ट कर रहे होते हैं जब आप ब्रेकफास्ट करें उसमें आप ज़रूर लें, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि विंटर्स में ड्राई फ्रूट्स को लेकर। ड्राई फ्रूट्स विंटर्स में ज़रूर लेने चाहिए। हर वो चीज़ जो अल्लाह ताला ने जिस सीज़न में बनाई है वो इस तरह से बनाई गई होती है कि उस सीज़न में हमें जो हेल्थ से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस आ रही होती हैं या हेल्थ से रिलेटेड जो फर्दर इश्यूज़ होते हैं वो उनको अवॉइड करने के लिए। तो अगर हम सिर्फ सीजनल चीज़ों पर ही फोकस्ड हो जाए और पोर्शन साइज़ कंट्रोल करते हुए लें ना, तो 88% हम डिजीज़ को यहाँ पर ही फाइट कर लेते हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आप बहुत सारे एल्डर लोग भी होते हैं जिनकी इम्यूनिटी ऑलरेडी वीक होती है, उनके लिए भी, और हाइपरटेंशन है, कार्डियक के पेशेंट्स हैं, मुख्तलिफ तरह की डिजीज़ के साथ होते हैं, उनको आप क्या रिकमेंड करती हैं इस वेदर में ख़ास तौर पे? अच्छा, वो ले सकते हैं ड्राई फ्रूट्स। जो ड्राई फ्रूट्स हैं उनमें हेल्दी फ़ैट्स होते हैं, यानी आपके ओमेगाज़ होते हैं, ओमेगा 3 होता है, ओमेगा 6 होता है। ऐसे पेशेंट जो कि कार्डियक पेशेंट होते हैं, उनकी कार्डियक हेल्थ, उनके वस्कुलर हेल्थ के लिए ड्राई फ्रूट्स बहुत अच्छे होते हैं। फिर बात की बहुत सारे ऐसे लोग जो कि हाइपरटेंसिव होते हैं, ये बहुत अच्छी आपने पॉइंट डिस्कस की है। तो वो लोग क्या करते हैं, ड्राई फ्रूट्स को अवॉइड कर रहे होते हैं। अगेन वो उसके साथ ना मिथ के साथ कि ये तो गर्म है तो हम ड्राई फ्रूट्स नहीं खा सकते क्योंकि हम तो हाइपरटेंसिव हैं। जबकि जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो इतने अच्छे होते हैं कि वो आपकी जो सर्कुलेशन है उसको भी मेंटेन कर रहे होते हैं, आपकी ओवरऑल हेल्थ को मेंटेन कर रहे होते हैं। ख़ास तौर पर आपकी कार्डियक और आपकी जो ब्रेन की हेल्थ है उसके लिए बहुत ज़रूरी हैं ड्राई फ्रूट्स। तो यहाँ पर आप कंज्यूम कर सकते हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या आती है, जब आप एक डिजीज़्ड पर्सन हैं और आप किसी फूड को अपनी डाइट में इनकॉर्पोरेट करना चाह रहे हैं, उसका पोर्शन साइज़ कंट्रोल करें। उसमें जो कॉम्बिनेशंस हैं वो हेल्दियर कॉम्बिनेशंस रखें। यानी अगर आप ड्राई फ्रूट ले रहे हैं तो आप अपनी बाकी सारा दिन की जो डाइट है उसको भी एक दफ़ा असेस करें। बेहतर ये है एक हेल्थ एक्सपर्ट से मिलें, उससे अपनी डाइट को सेट करवाएं और साथ में ड्राई फ्रूट्स को अपने जो रूटीन है उसमें एडजस्ट कर लें। हमारे प्लेटफॉर्म से इन द एंड कुछ भी कहना चाहें डाइट के हवाले से, हेल्दी जो लाइफस्टाइल है उसको मेंटेन करने के हवाले से? आज का टेक होम मैसेज मैं ये देना चाहूँगी कि जब भी हम फूड के बारे में बात करते हैं, एक तो बहुत सारे कम लोग होते हैं जो उस बात को फॉलो कर रहे होते हैं, और अगर कोई फॉलो करता है तो वो एक्सेसिव ईटिंग की तरफ चला जाता है। जैसा कि विंटर्स में हम ड्राई फ्रूट्स के बारे में बात करते हैं तो लोग क्या करते हैं, उसका पोर्शन साइज़ नहीं कंट्रोल करते, ओवर ईटिंग की तरफ चले जाते हैं। सो आई वुड लाइक टू से कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। जब भी आप कोई भी चीज़ लें उसको एतदाल में लें। एतदाल हर चीज़ में ज़रूरी है, चाहे वो आपकी ज़िंदगी है, आपका खाना पीना है, हर चीज़ में बैलेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर अनीका, बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाई। डॉक्टर अनीका हमारे साथ मौजूद थी जी। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है, मेरी इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल, लेकिन जाते जाते हम आपको कराची चिड़ियाघर लिए चलेंगे जहाँ पर कुछ अफ्रीकन शेरनी ने 3 बच्चों को जन्म दिया है और इनकी उम्र 8 हफ्ते होने पर शहरी उन्हें देख सकेंगे। इस हवाले से आप तला मखदूम की रिपोर्ट देखें। मैं आपसे मिलूंगी कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। शहर कायद के चिड़ियाघर में नए मेहमानों की आमद हुई है। अफ्रीकी शेरनी ने 3 बच्चों को जन्म दिया है। मेयर कराची का कहना है कि शेरनी के तीनों बच्चे सेहतमंद हैं। 3 नए मेहमानों की आमद से कराची के चिड़ियाघर में रौनकों में इजाफा होगा।
चिड़ियाघर हुकाम का कहना है कि तीनों बच्चों को अभी हिफाजती तौर पर मखसूस पिंजरे में रखा गया है। अगले 8 हफ्तों के बाद शेरनी के तीनों बच्चों को आम पिंजरों में शिफ्ट कर दिया जाएगा ताकि चिड़ियाघर आने वाले शहरी इन्हें करीब से देख सकें। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तजा वहाब ने इस अज़म का आदा किया है कि कराची चिड़ियाघर को मजीद बेहतर बनाया जाएगा, नए जानवरों का इजाफा किया जाएगा, तफरीही सहूलियात बढ़ाई जाएंगी। तला मखदूम, पब्लिक न्यूज़, कराची।